हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार 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 टू ऑल माय प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चे। यस, ऑल माय प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चे, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते ऑल दी सपोल आर्मी। यस एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? यस, इज द ऑडियो वीडियो क्लियर? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? यस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? हाउ वाज योर संडे? हाउ वाज योर संडे फॉर पढ़ाई लिखाई? हाँ, ये तो फास्ट चल रहा है, देख मुझे ही चाहिए, मुझे फोन पे किसी चला के दे दे, क्योंकि इस पे भी नहीं चलता है। यस एवरीबॉडी, मस्त मस्त, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेटा पढ़ाई लिखाई करी है थोड़ी बहुत? हाँ, बैड क्यों लिख रहे हो यार? बैड तो होनी नहीं चाहिए। पढ़ाई लिखाई की है आप लोगों ने? इस संडे, अगस्त का महीना कल से चालू है, ठीक है? टुमारो इज 1 अगस्त, अगस्त जैसे भी बोल रहे हो बच्चों, ठीक है? और नया नया महीना है, जैसे नया नया साल आया था, नया नया बैच आया था, तो नया नया महीना है। अगेन बेटा, मैं तो हमेशा तुम्हें यही बोलूंगी, ज्यादा ज्ञान की बातें मैं नहीं करूंगी बच्चों, ठीक है? पर थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें बीच बीच में कर लेनी चाहिए, शायद तुम लोगों के लिए काम आ जाए। मुझे लगता है कि कोई तो एक बच्चा भी सुन ले तो अच्छी बात है। तो नया महीना है, अगस्त स्टार्ट हो गया है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, ओनली 5 मंथ्स, सिर्फ 5 महीने बचे हैं इस साल को खत्म होने के लिए, ठीक है? 7 मंथ्स हो गए हैं और 5 मंथ्स बचे हुए हैं साल को खत्म होने के लिए, और फिर कुछ ही महीने बचेंगे बच्चों तुम्हारे नीट एग्जाम के लिए, ठीक है? सो दीज 5 मंथ्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट मंथ्स फॉर योर करियर। आपके करियर के लिए ये 5 महीने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका फ्यूचर जो है डिसाइडिंग टाइम पीरियड होने वाला है ये, क्योंकि दिसंबर के बाद से तो बेटा ज्यादातर चीजें रिवीजन वाली चलेंगी, ठीक है? रिवीजन मोड चलेगा, ठीक है? तो मत डराओ नहीं। ये डराना क्या होता है बेटा? अच्छा मैं नहीं बोलूंगी तो क्या 5 महीने नहीं बचेंगे? मैं नहीं बोलूंगी तो क्या 7 महीने बचेंगे क्या? या समय रुक जाएगा? एक बच्चा कह रहे मैं मत डराओ। अरे मेरे बोलने से समय ना रुकेगा ना ज्यादा मिलेगा, है ना? जो होना है वही होगा बेटा। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि दिसंबर के बाद से ना ज्यादातर टाइम यही होता है जो आप रिवीजन करने वाला टाइम पीरियड होता है, ठीक है? तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है बच्चों, देखो हमारा तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चल रहा है, इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन वाला चैप्टर बचा है, इसके बाद इवोल्यूशन चैप्टर बचा है, और इसके बाद सिर्फ एक स्ट्रैटेजी वाला जो चैप्टर है ना एनिमल हस्बेंड्री, उसमें सिर्फ 2 ही क्लासेस चाहिए होती है, तो उसको तो कंसिडर मत करो। उसको अगर मैं छोड़ दूं तो बड़े बड़े चैप्टर्स, आधा चैप्टर ये बचा हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी बचा है, इवोल्यूशन बचा हुआ है, हमारा तो चलो टाइमली खत्म हो जाएगा। अगर आप साथ के साथ पढ़ रहे हो तो रिवाइज हो जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूं आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी बेटा जैसे जैसे चल रहे हैं आप वैसे वैसे पढ़ते जाइए, एकदम एंड तक आते आते ना बेटा 12th का बर्डन ना हो, इस तरीके से पढ़ाई करिए, ठीक है? बोर्ड्स में मैंने कहा है अलग से डरने की कोई बात नहीं है बेटा। डर क्या है? डरते रहते हो यार, डरने के लिए आए हो क्या बेटा, या पढ़ने के लिए आए हो? डरना नहीं है कोई चीज से, ठीक है? देखो जो होना है वो होगा ही, चाहे तुम डरो चाहे तुम ना डरो, जो चीज होनी है वो चीज होएगी। बोर्ड्स आने हैं, बोर्ड्स आएंगे। नीट का एग्जाम जब डिसाइड होता है तो नीट का एग्जाम होगा यार, तो क्या हो गया? जिंदगी में जब इंटरव्यू देने का डेट्स आएगा तो होगा ना, जब कभी तुम आगे पीजी के लिए एग्जाम दोगे होगा। जो चीज जैसे होनी है वैसे होगी, उसके लिए प्रिपेयर करो अपने आप को। जो कर रहे हो तुम लोग, डरने वरने का नहीं बेटा। और पढ़ाई कर रहे हो, देखो दिल से पढ़ाई कर रहे हो, मन से पढ़ाई कर रहे हो, चीजें अच्छी होंगी फॉर श्योर। और समय समय पे जब तुम्हें याद दिलाता जाए ना कि बेटा अब इतना समय बचा है, इतना समय बचा है, तो शायद थोड़ी सी और बेटा तुम वो कर लो, क्या बोलते हैं, अपने आप को ना और थोड़ा हिम्मत बांध के ना ये समझ लो कि नहीं आज मैम ने बोला है, आज सर ने बोला है कि अब इतना टाइम बचा है। वापस से एक बार नहीं ना, वापस से न्यू एनर्जी आ जाती है जब आपको याद दिलाया जाता है, ठीक है? तो वही है, आपको बीच बीच में बस ये याद दिलाया जाएगा कि दिसंबर तक ना बेटा कोशिश करो कि यार जो 12th का मस्त चल रहा है ना, मैं तो ये कहूंगी नवंबर तक जो सिलेबस जहां खत्म हो रहा है उसको आप इतनी जबरदस्त तरीके से इतने मन से पढ़ाई करो कि जब रिवीजन का टाइम आएगा ना बेटा तो तुम्हारे पास इनफ टाइम रहे कि तुम
उस रिवीजन के टाइम पे 11th जब रिवाइज हो रहा हो तो तुम 11th को रिवाइज कर पाओ साथ के साथ, फिर बेटा आप वापस से 12th का रिवीजन कर पाओ। और ये तभी होगा बेटा जब दिसंबर तक तुमने अपने समय को अच्छे से व्यतीत किया होगा, ठीक है। अगर आप यहां से बेटा 5 मंथ्स, ये मेरी बात बेटा आप मान के चलो, मानोगे तो अच्छी बात है, मैं तो बेटा भलाई के लिए ही बोल रही हूं, मैं कोई खराब के लिए तो तुम्हें बोलूंगी नहीं। ये जो 5 मंथ्स है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5 मंथ्स बेटा अगर आपने अपने 12th क्लास की पढ़ाई को, सारे बैकलॉग्स को ढंग से कंप्लीट किया, बेटा 5 मंथ्स कम नहीं होते हैं बेटा, 5 महीना। सोचो ना, तुमने अपना 12th का अभी तुमने कब से क्लासेस स्टार्ट करी है बेटा? आई थिंक अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अभी तो तुमने 4 महीने। तुम्हें लग रहा होगा कि हमारा कितना टाइम चला गया, क्योंकि हमने बहुत सारा सिलेबस पढ़ा दिया है। तो तुम्हारे 4 महीने में तुमने इतना सारा सिलेबस पढ़ लिया है, तो सोचो ना कि ये तुम्हारे लास्ट के जो 5 महीने हैं बच्चों, 5 महीने का टाइम है कि पूरे 12th का जो भी बैकलॉग तुम्हारा इकट्ठा हुआ है, जो भी तुम्हारे 12th का सिलेबस बचा है, मेरे पास इनफ टाइम है कि मैं 12th की पढ़ाई को दिसंबर तक एकदम बेटा मस्त तरीके से पढ़ाई करूं। सोचो, एक बार सोच के देखो, काफी टाइम है। पर बेटा अगर ना तुम ये चीज अभी से शुरू नहीं कर रहे हो, फिर से बेटा डिमोटिवेट हो जा रहे हो, फिर से टाइम वेस्ट कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि हो जाएगा, अभी तो बहुत टाइम है, हो जाएगा, फिर बेटा क्या होगा ना, फिर हो जाएगा क्या, टाइम पार हो जाएगा, फिर आ जाएगा दिसंबर। और जब दिसंबर आएगा ना बेटा, 12th का बर्डन अगर तुम्हारे ऊपर रहेगा ना कि अभी तो मेरी 12th ही बर्बाद हो गई, ओ गॉड। और अगर बेटा 12th बर्बाद हो गई ना तुम्हारी, यहां तक आते हैं तो तुम्हें लगा कि ले युगल ले ले, कोई नहीं, ऐसा तुम्हें लगा ना कि तुम्हारी 12th बर्बाद हो गई, फिर बेटा यहां से तुम रिवीजन कैसे करोगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर तुम्हारे पास ऑलमोस्ट बेटा 4 महीने का टाइम रहेगा। उस 4 महीने में ना बेटा तुम क्या कर सकते हो ना, 2-2.5 महीने 11th की मस्त रिवीजन करो, 2 महीने में हो जाएगा। तुम्हें याद है चीजें, तुम बस भूल गए हो थोड़ा। ऐसा नहीं सोचना कि तुम 11th बिल्कुल भूल चुके हो, नहीं, बल्कि मैं तुम्हें बताऊं बेटा, जब तुम्हारा बॉटनी ज़ूलॉजी भी खत्म हो जाएगा ना, तो तुम्हें नवंबर से ही टाइम मिलना चालू हो जाएगा। सच बता रही हूं, तुम्हें नवंबर से ही टाइम मिलना चालू हो जाएगा अगर तुम्हारा बॉटनी ज़ूलॉजी खत्म हो जाए। बेसिकली मुझे नहीं पता कब खत्म हो रहा है, हमारा तो हो ही जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा सब्जेक्ट तो हो ही जाएगा। तो तुम्हारे पास वो वाला टाइम भी रहेगा कि तुम रिवीजन कर पाओ। बट क्या बेटा प्रण लेना है कि जो अभी चल रहा है, मैं प्रॉपरली अपने 12th को कंप्लीट करूंगा, मेरा 12th का कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, मेरे पास सफिशिएंट टाइम रहना चाहिए। फिर बेटा हम लोग, आपको पता ही है कि हम बहुत सारी सीरीज लेके आते हैं तब, ठीक है। फिर YouTube पे जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों को कराते हैं, आपके 1 शॉट, मैं तो कहूंगी अगर जो बच्चा 11-12 ढंग से पढ़ा है ना, फिर उसको 1 शॉट अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो हम YouTube पे वैसे करते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी। लेकिन जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में ना फोकस कर पाएंगे अगर आपने उस टाइम तक ये सारी चीजें बेहतरीन तरीके से करी होगी। अगर नहीं करी होगी फिर तुम YouTube पे बेटा पढ़ाई करके करोगे क्या, जब तुम्हारा यही सिलेबस नहीं हुआ होगा, ठीक है। यस एवरीबॉडी, तो बेटा इसी मोटिवेशन के साथ में आप बिल्कुल बेटा अपने दिल को स्ट्रांग बनाइए, अपने माइंड को स्ट्रांग बनाइए। इसी मोटिवेशन के साथ में, फुल जोश, फुल एनर्जी के साथ में हम इस बेटा बहुत ही बेहतरीन चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आज है लेक्चर नंबर 4, ठीक है। तो आज बेटा हम शुरू करने वाले हैं क्या, आज हम डिस्कस करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जो हमने बेटा पिछले दिन स्टार्ट करे थे, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड बेटा द प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक बारी क्विक रिवीजन करते हैं बच्चों पिछली क्लास का। यस एवरीबॉडी, समाप्ति एक्सप्रेस चलाते हैं फुल एनर्जी के साथ में बेटा। से टू योरसेल्फ, अपने आप से हमेशा बोला करिए कि आई कैन डू इट and I am doing all my efforts, I am doing all my hard work to achieve my goals। बार बार अपने आप से बोलिए और वो करिए। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, मैं दिल से मेहनत कर रही हूं, मैं जेन्युइनली मेहनत कर रही हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाए। अगर मैं मेहनत करती हूं, मैं मेहनत करता हूं, तो ऊपर वाला सब देख रहा है और ईश्वर हमेशा सही करेगा आपके साथ, ठीक है। अब बेटा मैं क्या, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। मैंने आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में बताया था, बहुत ही एक अच्छे टूल्स होते हैं। आपने देखा था ना कि कुछ टूल्स होते हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए या बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपको जरूरत होती है बच्चों। उन टूल्स में आपको ऑफ कोर्स एंजाइम्स चाहिए होते हैं, आपको बेटा वेक्टर्स चाहिए होते हैं, होस्ट ऑर्गेनिजम्स चाहिए होते हैं, डीएनए लाइगेजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें आपको चाहिए होती है। यस एवरीबॉडी, बहुत सही बेटा, वेरी नाइस, ठीक है।
तो ये सारे टूल्स हैं आपके बायोटेक्नोलॉजी के। भाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नाम क्यों दिया गया था? व्हाई दे वर कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स? तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया था, जिन्होंने भी इसको डिस्कवर किया था 1963 में ई कोलाई के अंदर आपने दो एंजाइम्स पाए। एक बेटा जो बैक्टीरियोफाज की जेनेटिक मटेरियल की एंट्री पर उसकी टुकड़े टुकड़े कर देता है, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और दूसरा बेटा एक एंजाइम पाया गया जो अपने खुद के जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है, जिसे डीएनए मिथाइलेज बोलते हो। कैसे प्रोटेक्ट करता है? उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड करके, राइट बच्चा पार्टी। और क्योंकि ये एंजाइम जिसे आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोल रहे हो, ये बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करता है अपने अंदर, इसीलिए आप इसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बोलते हो। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हो। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं, ऑफ कोर्स दे बिलोंग टू अ कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स जिसे आप न्यूक्लिएजेस बोलते हैं। मैंने आपसे कहा था घर से थोड़ा पढ़ के आना, आई होप तुम पढ़ के आए होगे। बाकी जो नहीं पढ़ के आए हैं उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं हेल्प कर दूंगी आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी। इन्हें आप न्यूक्लिएजेस बोलते हो। बेसिकली इन्हें आप न्यूक्लिएजेस इसीलिए बोलते हो क्योंकि ये आपके न्यूक्लिक एसिड्स को कट करते हैं। आपके डीएनए की जो स्ट्रैंड्स अभी आपको चाहिए होगा ना, आपको वेक्टर भी आपका डीएनए है, आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आपको चाहिए वो भी बेटा आपका जेनेटिक मटेरियल भी डीएनए, आपको उसे कट करने के लिए चाहिए है क्या? आपको चाहिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, तो ये न्यूक्लिक एसिड ये किससे बिलोंग करते हैं? न्यूक्लिएजेस से बिलोंग करते हैं, बिकॉज ये न्यूक्लिक एसिड को कट करते हैं। एक छोटा सा ना मैं आपको बेटा एक स्ट्रक्चर्स पढ़ के आए हो तो बहुत जबरदस्त बात है। अगर किसी को थोड़ी भी कंफ्यूजन है तो मैं थोड़ा सा ना न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताती हूँ। बहुत ही ब्रीफ में मैं बताना चाहती हूँ, बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ। आपने बेटा ऐसे पढ़ा होगा ना, आपकी राइट हैंडेड हेलिक्स होती है, हमारा जो डीएनए होता है, और हमारा डीएनए डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। बेटा कभी भी ये मत बोलना कि आपके जो स्ट्रैंड्स होते हैं, रिवीजन करा रही हूं जो जिनको थोड़ा भी नहीं पता है, आपके जो डीएनए स्ट्रैंड्स है हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होते हैं। कभी ये मत बोलना कि एक होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। नहीं, बोथ द स्ट्रैंड्स आर 5 प्राइम टू 3 प्राइम बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तभी तो एंटी पैरेलल आप बोलते हो। ठीक है, तो कभी उल्टा मत बोलना, 5 से ही शुरू होता है 3 पे खत्म होता है, दूसरा वाला भी 5 से ही चालू होता है 3 पे खत्म होता है, एंटी पैरेलल। यस एवरीबॉडी, आपने पढ़ लिया है, फिर भी मैं रिवीजन करा रही हूं। ठीक है, अभी बेटा मेरे को एक बात बताओ, अभी ये डीएनए स्ट्रैंड्स में क्या होगा? ये डीएनए स्ट्रैंड्स के अंदर न्यूक्लियोटाइड 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 न्यूक्लियोटाइड, फिर यहां पे भी होगी बेटा क्या? न्यूक्लियोटाइड 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 न्यूक्लियोटाइड। बेटा न्यूक्लियोटाइड का ही जो पॉलीमर होता है वो आपका क्या होता है? एक स्ट्रैंड होता है। आपकी न्यूक्लिक एसिड जो होती है आपके न्यूक्लियोटाइड का ही क्या होता है? आपका न्यूक्लियोटाइड का ही पॉलीमर होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक न्यूक्लियोटाइड किसका बना है, तो जब अब जिसने नहीं पढ़ा है बेटा उसको मैं कुछ नहीं कर सकती, बाकी सब लोग बोल रहे हैं हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, एक अगर मैं न्यूक्लियोटाइड को देखूं तो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड किस किस चीज से मिलके बना है? शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस, जो कि प्यूरीन्स भी हो सकते हैं, पायरिमिडीन्स भी हो सकते हैं। पायरिमिडीन्स और प्यूरीन्स होते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन। पायरिमिडीन होगा थाइमिन एंड साइटोसिन, क्योंकि मैं डीएनए की बात कर रही हूं। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसा बॉन्ड बनाते हैं? कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? ये वाला बॉन्ड कौन सा है? ये रिवीजन है, सिर्फ आज जो पढ़ाने वाली हूं उसका बेसिक्स बता रही हूं। ठीक है बेटा, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच में आपस में यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग होती है? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड में आपस में ये कौन सी बॉन्डिंग होती है? एक न्यूक्लियोटाइड तो शुगर से बना, फॉस्फेट से बना और नाइट्रोजनस बेस से बना, और न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है? कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाँ, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड नलायको, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, इसको बनाना भी प्रॉपर सिखाते हैं कि कैसे बनाया जाता है। अगर मैंने बोला था बायोमोलिक्यूल्स में देख लेना, बनाना पूरा सिखाया था। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। अब वापस से एक चीज पे आओ, देखो इसके बीच में तो डाइएस्टर, इसके बीच में भी डाइएस्टर 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 डाइएस्टर। पर जो ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड है जो ऐसे नहीं होते, कतई ऐसे नहीं होते, ऐसे हेलिकल कतई नहीं होते। डायग्राम में दिख रहा है ऐसा, एंटी पैरेलल होते हैं बेसिकली ऐसे। एक एक्सिस है, कॉमन एक्सिस, एक इमेजिनरी एक्सिस इमेजिन करो, और दोनों स्ट्रैंड इस पे रन कर रही होती है ऐसे।
दोनों स्ट्रैंड इस पे रन कर रही होती है पैरेलल वे में, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड है और यहां पे न्यूक्लियोटाइड है, तो इस स्ट्रैंड का जो नाइट्रोजनस बेस है, कहां गया यार पेन, इस स्ट्रैंड का जो ये वाला न्यूक्लियोटाइड का जो बेस है, समझो यहां पे जो बेस है वो एडेनिन है, तो वो इस वाले स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस, ये इसके पास भी तो बेटा, इस न्यूक्लियोटाइड के पास भी तो नाइट्रोजनस बेस होगा ना, तो इसके बेस के साथ में तो एक इसके साथ में पेयरिंग कर रहा होगा, एडेनिन पेयर्स विद थाइमीन और डबल बॉन्ड। अगर यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ साइटोसिन होगी ट्रिपल बॉन्ड, ये भी पता है ना आप लोगों को, ठीक है। यस एवरीबॉडी। और ये होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ये मैं आज यूज करूंगी पढ़ाने के लिए, इसीलिए आपको थोड़ा सा बताया, जो आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। ये चैप्टर तो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो मैं इसको कट जब करूंगी तो किस तरीके से कट करूंगी, वो पढ़ाने वाला पार्ट है ये, ठीक है। यस एवरीबॉडी, क्लियर है यहां तक। मैंने आप लोगों को यह भी बताया था पिछली क्लास में कि आपके पास दो तरीके के न्यूक्लिएजेस होते हैं, एक होते हैं एक्सोन्यूक्लिएजेस, एक होते हैं एंडोन्यूक्लिएजेस। एम आई क्लियर? यस एवरीबॉडी, एक्सोन्यूक्लिएजेस एंड एंडोन्यूक्लिएजेस, ठीक है। चलो अब ना मैं क्या करती हूं बच्चों, आपने पिछली क्लास में डेफिनेशन लिखी थी पर मैंने आपको वो समझाया नहीं था। आपने लेफ्ट साइड में लिखा था एक्सोन्यूक्लिएजेस और बेटा आपने राइट साइड में क्या लिखा था, आपने राइट साइड में लिखे थे एंडोन्यूक्लिएजेस। ये दो तरीके के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आपको दिखते हैं जनरली, एक्सोन्यूक्लिएजेस एंड एंडोन्यूक्लिएजेस। आज मैं यहां से शुरू कर रही हूं, ठीक है बेटा। बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करना, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बेहतरीन टॉपिक है, ठीक है। आपने बेटा डेफिनेशन लिख लिया है, तो डेफिनेशन लिखने में तो आपको कोई लोड नहीं है कि आपको लिखना है कुछ, डेफिनेशन आप लिख चुके हो। जैसा कि इस पर्टिकुलर एंजाइम का नाम ही कह रहा है, मैं हूं एक्सोन्यूक्लिएजेस, यानी मैं बाहर से कट करने वाला एंजाइम हूं, एक्सो। और एंडो कह रहा है मैं तो किसी भी स्ट्रैंड को सेंटर में से कट करने वाला हूं। जैसे आप इसके लिए डायग्राम बनाएंगे, एक हाइपोथेटिकल डायग्राम, हाइपोथेटिकल डायग्राम, ठीक है। जैसे कोई डीएनए की स्ट्रैंड मैं ऐसे दिखा रही हूं, एंटी पैरेलली है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये एक स्ट्रैंड है समझो, और इसमें इस तरीके से नाइट्रोजनस बेसेस आपके लगे हुए हैं। काउंट करने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं हाइपोथेटिकल दिखा रही हूं तो इतना काउंट करके बनाने की जरूरत नहीं है। एक ये स्ट्रैंड बेटा मैंने बनाया और एक स्ट्रैंड बेटा मैंने यहां बना दिया, फाइव प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। कोई भी मौत आएगी तो आप मुझे बताना, ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छे टाइम पे बॉटनी में ये टॉपिक चल रहा है भैया, मेरी तो बहुत मदद हो गई, ठीक है। 1 2 3 4, काउंट नहीं करना है बेटा, मैं खुद ही काउंट करने लग गई। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूं कि हरे रंग से मैंने दिखाया क्या है। जो भी चीज मैंने हरे रंग से दिखाई है दैट इज अ न्यूक्लियोटाइड। जो भी चीज मैंने हरे रंग से दिखाई है दैट इज अ न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है? ठीक है, यस, ठीक है। अब मैं कह रही हूं अगर कोई एंजाइम एक्सोन्यूक्लिएजेस है तो वो आपके डीएनए स्ट्रैंड को कभी सेंटर से कट नहीं मारेगा, वो हमेशा एंड से कट मारेगा, हमेशा एंड से कट लगाएगा। और अगर मैं किसी को भी बेटा एंडोन्यूक्लियस बोल रही हूं तो वो एंड से डीएनए स्ट्रैंड्स को नहीं कट कर रहा है, वो हमेशा किसी भी स्ट्रैंड को सेंटर में से कट कर रहा है। दैट्स इट, सिंपल सी बात। आप बायोटेक्नोलॉजी में बेटा जिन एंजाइम्स का यूजुअली यूज करते हो ना वो एक्सो नहीं होते हैं, आप इनको यूज करते हो, तो इनकी पूरी मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। आपके इको R1 एंजाइम एक है, उसकी बेटा पूरी मैकेनिज्म समझाइए जो मैं आपको बताऊंगी। मैं आगे आपको बताऊंगी कि जब एंडोन्यूक्लिएजेस किसी भी डीएनए की स्ट्रैंड को, नहीं नोट नहीं करना है बेटा, मत लिखना, ये तो मैंने बस ऐसे ही लिखा है बेटा, ठीक है, आपको नोट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड दिस इज अगस्त। और फिर आप पूछते हैं ये नोट करना है मैम। एंडोन्यूक्लियसेस आपके स्ट्रैंड को सेंटर में से कट कर रहे हैं। तो जब बेटा ये सेंटर में से कट करते हैं ना, तो ये किस तरीके से कट करते हैं और कट करने के बाद आपकी स्ट्रैंड की शक्ल कैसी दिखती है, कैसे एंड्स प्रोड्यूस होते हैं, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करना है। बट मैं इसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले ना, पहले आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की नामकरण उनका कैसे होता है, उनकी नेमिंग कैसे होती है वो बताऊंगी। कट करने के लिए वो क्या चीज ढूंढते हैं, ऐसे नहीं अपने मन से कहीं पे भी कट लगा देते हैं, ठीक है। उनको क्या चीज ऐसी चाहिए होती है जिसको ढूंढ के वो वहीं पे कट लगाते हैं, ठीक है। वो चीज मैं आपको बताऊंगी। फिर मैं आपको बताऊंगी कि जब ये कट लगाते हैं तो कट लगाने के बाद उस स्ट्रैंड की क्या हालात होते हैं। वो स्ट्रैंड जब कट हो जाता है तो कट होने के बाद उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। अभी मैंने सिर्फ आपको बताया एक है एक्सोन्यूक्लियसेस जो बेटा कट मारते हैं एट द एंड्स, कट एट द एंड्स, और एक मैंने बोला है कट फ्रॉम सेंटर, ठीक है। अब पहले मैं आपको नेमिंग बताती हूं और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। आप पहले इसे नोट करो, मैं नेक्स्ट पेज पे चलूंगी। आप लोगों ने नोट कर लिया है बच्चा पार्टी? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। शिखा हैप्पी बर्थडे, जिनका भी हैप्पी बर्थडे है सबको हैप्पी बर्थडे। खुश रहिए जीवन में और खुश रखिए सबको। यस, हाँ आयमान बेटा, यस यस। मैं अपना कभी कभी खुद का जब उम्मीद का लेक्चर अभी मैं देख ही रही थी कुछ टाइम पहले, जहां मैंने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाई थी, तो मैं देख रही थी कि लक्ष्य के बच्चे भी वो जाके देखते हैं। अपने तुम लोग में से कोई लोग जाके देते हैं। हु ऑल आर फ्रॉम लक्ष्य बैच, अटेंडेंस हियर, ठीक है। चलो डन 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 बेटा। पिछले दिन हमने ये वाली लाइन तो लिख ली थी ना एक नोट डाल के कि आज तक हमने 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डिस्कवर कर लिए हैं फ्रॉम 213 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। ये हम कर लिए ना, ये लाइन हम आई थिंक हमने नोट डाल के की है, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताती हूं बच्चों, नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, हाँ लिख लिया ना। चलो बेटा इसको मेरे साथ साथ में लिख लो, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूं, जो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। एनसीईआरटी हमेशा जिंदाबाद। एक एग्जाम्पल आपको बहुत सारे, वैसे जब मैं आगे आपको वेक्टर्स पढ़ाऊंगी ना बेटा, तो वहां पे कुछ कुछ एंजाइम्स के नाम इस तरीके से लिखे हुए, जैसे इको R1 वैसे लिखा होगा, हाइंड 2 वैसे लिखा होगा, SMA1 लिखा होगा, PST1, PVU1 फिर लिखा होगा BAMH1। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों क्या दिए हुए हैं एंजाइम्स के, ऐसे करके नामकरण दिया हुआ है। तो इनको इतना बड़े नाम से अब नहीं बुलाएंगे। जैसे कि अगर मेरा नाम बहुत बड़ा है, समाप्ति सिन्हा महापात्रा, तो अगर मेरे को कोई इतने बड़े, मेरे तो बोर्ड में बेटा नाम फिट नहीं आता था, तो मेरे को एक्स्ट्रा बॉक्सेस बना के अपना नाम लिखना पड़ता था, ठीक है। समाप्ति सिन्हा, जब मेरा नाम पूरा होता तो मुझे लगता था थैंक गॉड, मुझे लगता था मेरा कितना टाइम वेस्ट हो रहा है अपना नाम लिखने। फिर मेरे पापा का नाम आता था तारा शंकर सिन्हा महापात्रा, तो बहुत सारे खाने एक्स्ट्रा बनाने पड़ते थे। तो शॉर्ट में बुलाना चाहो तो SSMP बुला लो, ठीक है, मत बुलाओ, समाप्ति नाम ही अच्छा लगता है। वैसे इनका भाई साहब नाम इतना बड़ा है तो उसको शॉर्ट में हमने इस तरीके से आप एंजाइम्स को लिखते हो। इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है कि अब कोई भी एंजाइम आपको दिया जाए, आपसे सिंपली पूछेंगे फर्स्ट लेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेक्स्ट 2 लेटर, हाँ सोमू मैम, नेक्स्ट 2 लेटर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेक्स्ट रोमन नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले लिख लो फिर समझा रही हूं, ठीक है। तो पहला लेटर, दिस फर्स्ट लेटर, एक काम करते हैं इससे बनाते हैं ओवल, ठीक है, इससे अच्छा बनेगा ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। हर एक लेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सो लिखना स्टार्ट करते हैं बच्चों।
फर्स्ट लेटर represents name of the genus। जहां से इसे आइसोलेट किया गया है तो पहला लेटर जीनस रिप्रेजेंट करता है, नेक्स्ट टू लेटर्स रिप्रेजेंट नेम ऑफ द पर्टिकुलर स्पीशीज जहां से इसे आइसोलेट किया है, नेम ऑफ द स्पीशीज फ्रॉम वेयर आइसोलेटेड। अगर अगला लेटर आपको दिख रहा है थर्ड, नहीं, नेक्स्ट लेटर रिप्रेजेंट द स्ट्रेन। अगर कोई पर्टिकुलर स्ट्रेन है उसका तो उस स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एंड द रोमन नंबर इंडिकेट्स या रिप्रेजेंट्स, रोमन नंबर रिप्रेजेंट्स ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। पहले इसे लिखिए बच्चों, फिर मैं आपको समझा रही हूं। तो इसे कहां से लाया गया था बेटा, जहां से इसका नाम पड़ा है, ऑफ कोर्स ये कहां से आया है, एस्केरेशिया कोलाई। ठीक है, पहले इसे बच्चा पार्टी नोट कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, बातें मत करो, यहीं पे बातें करते रह जाओगे जिंदगी भर। यस एवरीबॉडी, यहीं पे बातें करते रह जाओगे बेटा, ज्यादा बातें की तो बाकी तुम्हारी मर्जी है, बाकी तो तुम्हारी इच्छा है बेटा, तुम्हें जो करना है करो। मैं कौन ही होती हूँ तुम्हें बोलने वाली। हाँ, डन 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 कर लो, डन 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 डन। यस एवरीबॉडी, डन 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 डन, डन हो गया। रिटर्न बेटा, बेटा और जैसे बेटा अलग अलग जगह का ना स्ट्रेन अलग अलग, जैसे रफ स्ट्रेन होता है, स्मूथ स्ट्रेन होता है, तो स्ट्रेन पर्टिकुलरली कौन सा ही आपको पता करने की जरूरत नहीं है। बस आप ये याद रखो कि उसके आगे नेक्स्ट टू लेटर के बाद, स्पीशीज के बाद अगर कोई लेटर है तो वो स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यस। तो ई को R1 का नाम कहां से आया है, एस्केरेशिया कोलाई। यहां पे आई है, कोई नहीं, यहीं से बेटा इसका नाम आया है, यहीं से इसका नाम आया है। ई को नेम ऑफ द जीनस, फर्स्ट लेटर नेम ऑफ द जीनस, नेक्स्ट टू लेटर किस स्पीशीज से आपने निकाला है। अगर अगला कोई लेटर दिया हुआ है तो वो उसका स्ट्रेन का टाइप रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, जो रोमन नंबर है बेटा वो ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। आपसे सीधा सवाल पूछते हैं, आपसे डायरेक्ट बेटा सवाल पूछते हैं, आपसे डायरेक्ट बेटा सवाल पूछते हैं कि रोमन लेटर, आप पर्टिकुलर लेटर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सीधा सवाल, नो बकवास। ठीक है, सीधा आपसे पूछेंगे। अच्छा, मैंने ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को क्यों इसे स्टार मार्क किया है, बिकॉज अभी मैं आपको एक एंजाइम बताऊंगी जो पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर हुआ था, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, दैट इज हाइंड 2 एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अभी वहां पे क्या कंफ्यूजन आती है मैं आपको बताती हूँ। ये तो बहुत सरल है, आपको नेमिंग में कोई मौत नहीं आएगी, आपको याद हो जाएगा। पहला लेटर जीनस है, अगला 2 लेटर स्पीशीज है, अगला लेटर स्ट्रेन टाइप है, अगला लेटर ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है। ठीक है, लेकिन बच्चों फिर एक एग्जाम्पल आता है, जैसे कि ना आप एक नोट डाल के लिखो, आपने ये लिख चुके हो ना तो मैं अगले पेज में कर रही हूं, ये आप लिख चुके हो तो मैं अगले पेज में कर रही हूं। एनसीईआरटी ने एक एंजाइम का नाम दिया हुआ है हाइंड 2, नोट डालो और स्टार मार्क करो। क्या दिया हुआ है, हाइंड 2 was the
फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिखना है ये, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है, बट आइसोलेटेड। यार डेंगू के बहुत मच्छर घूम रहे भाई, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था कि मैं लक्ष्य की क्लास में थी और डेंगू वाले मच्छर ने काटा था, अभी भी बहुत सारे मच्छर घूम रहे हैं यार। आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड फाइव ईयर्स लेटर। मैं आपको समझाती हूँ मैं क्यों बोल रही थी ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको बताती हूँ बेटा, ठीक है। पहले जैसे हाइंड टू आप लिख रहे हो ना, तो जैसे ये क्या है, ये हीमोफिलिस से आया है, एच जीनस, ठीक है। ये किससे आया है, इन्फ्लुएंजा, स्पीशीज, दिस इज द टाइप ऑफ स्ट्रेन। लाइक आई सेड, स्ट्रेन कौन सा है वो आपको किसी में भी आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं है बेटा, नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, सो यू डोंट नीड, बस आप ये याद रखो उस स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस इज ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। अब बच्चों को लगता है मैम ये हाइंड टू पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे हो सकता है, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन, ये हाइंड टू पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे हो सकता है मैम, जब इसमें जो रोमन लेटर है वो 2 है। आप मेरी बात समझ रहे हो? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। मैं कह रही हूं कि जब हम रोमन लेटर को लिखते हैं तो ये ध्यान रखना है कि वो ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप कहोगे कि मैम आप तो कह रहे हो ये पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था, फिर पहला तो फिर 2 होना, 2 की जगह 1 क्यों नहीं है? आप मेरी बात समझ पा रहे हो बच्चों मैंने क्या बोला है? ये देखो, यस एवरीबॉडी, मेरी बात समझ रहे हो? यस। हालांकि शायद मैंने तुम्हें ना कहते कहते आंसर दे दिया है, बट शायद तुम समझ पा रहे होगे, ठीक है। यस। तो बेटा डिस्कवरी में और आइसोलेशन में फर्क है। मैंने कहीं पे देखा, ये एंजाइम मैंने देखा, ठीक है, ये एंजाइम मैंने देखा, जब मेरे को मिला कि अच्छा इसके अंदर ये एंजाइम है, हाइंड 2 ये एंजाइम है, हाइंड 1 भी होगा, हाइंड 3 भी होगा। मुझे जो पहली बार जो एंजाइम दिखा, जो मैंने डिस्कवर किया, डिस्कवर करने का मतलब होता है जो मैंने डिस्कवर किया, ढूंढा, वो था हाइंड 2। डिस्कवर सबसे पहले किया गया, लेकिन आइसोलेट नहीं हुआ था। आइसोलेट मतलब वहां से निकाल लेना, आइसोलेट करने का मतलब वहां से निकाल लेना, ठीक है। आपने वहां से निकाला नहीं है इसको, आपने डिस्कवर तो कर लिया, पर आइसोलेट पहले 1 हुआ होगा, तभी उसका नाम 1 पड़ा है। इट इज कैरेक्टराइज्ड, इसके बारे में कैरेक्टराइजेशन मतलब इसकी क्या क्वालिटी है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, ये कैसे कट करता है, किसको कट करता है, वो पूरी बेटा आइसोलेशन एंड कैरेक्टराइजेशन 5 साल बाद हुई। सो डिस्कवरी एंड आइसोलेशन इज डिफरेंट। Am I clear to all of you? Yes everybody, yes, yes। आपने कहीं पे उसको ढूंढ के उससे वहां से निकाल लिया, दैट इज कॉल्ड आइसोलेट। डिस्कवर किया मतलब कि आपने उसे पहली बार वहां पे पाया, आपने उसको देखा, आपने उसे देखा। यस एवरीबॉडी, डन 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 डन। इसे नोट कर लो बच्चों, फिर अगली स्लाइड करेंगे। डन कर लो फटाफट से, ठीक है। सो आपको सिंपली नेमिंग में क्या याद रखना है? फर्स्ट लेटर रिप्रेजेंट्स द जीनस, द नेक्स्ट 2 लेटर रिप्रेजेंट द स्पीशीज, द नेक्स्ट लेटर रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेन, एंड द रोमन नंबर रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। दैट्स इट। डन 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 कर लो एवरीबॉडी एवरीबॉडी एवरीबॉडी। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम नोट करने का टाइम दो। भाई मुझे नहीं लगता मेरे से ज्यादा टाइम तुम्हें कोई देता होगा, फिर भी तुम ऐसे बोलते हो। डन। नोट्स तो लिख पा रहे हो तुम? बड़े आए नहीं तो
बोलते हैं। ये कहावत बिल्कुल सही है, उंगली दो तो हाथ पकड़ते हैं। हाँ, चलो डन हो गया बेटा, टाइम ले लिया। यस बेटा, तुम बहुत डिमांडिंग होते जा रहे हो। यू आर बिकमिंग डिमांडिंग, वेरी डिमांडिंग, वेरी डिमांडिंग, वेरी बैड, वेरी बैड। ठीक है, चलो अभी सुनो मेरी बात बच्चों, इनकी अब ये देखो बेटा, ये ऐसे नहीं है जैसे कुछ लोग आपके कमेंट्स में है बेटा। आपके कमेंट्स में कुछ लोग कैसे हैं, जो मिले उससे बात कर लूंगा मैं, जो बात करे उससे बात कर लूंगा मैं। कोई लड़की होगी, कोई लड़की है, कोई लड़का है, पता नहीं ना, इसमें पता भी नहीं चलता, नाम भी ऐसे ऐसे रखते हैं। तो जो है उसी से बात कर लेंगे, पता नहीं है कौन है क्या है, कुछ नहीं पता है, जो मिलेंगे उनसे बात कर लेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐसे नहीं होते कि जो मिलेगा उसी पे कट कर दूंगा मैं। आप मेरे को जो स्ट्रैंड दे दो मैं उसी पे कट कर लूंगा। भाई उसकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसकी भी कोई महत्वाकांक्षाएं हैं, उसकी भी कोई इच्छा है। ऐसे वो किसी भी बेटा स्ट्रैंड को तुम दे दो उसे और तुम सोचो वो कट कर देगा, ऐसा नहीं होता है। तो बेटा जो आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो कुछ सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं अपने मन से, उनकी इज्जत है भैया और उनकी डिमांड है। हम तो भैया इतने ही इसी सीक्वेंस को कट करेंगे। अगर सीक्वेंस GAATTC अगर नाइट्रोजनस बेस इस तरीके से अरेंज होंगे तभी इको R1 कहेगा, तभी मैं कट करूंगा। ठीक है, तो हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कुछ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? यस, कुछ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं। पहले मैं आपको दिखाती हूं यहां पर कि व्हाट इज पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम नीट 2022 में यहां से सवाल आया था, नीट 2022 में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। ठीक है, पहले मैं लिख लेती हूं कि होते क्या है। दी restriction enzyme recognizes 4 to 8 long nucleotide sequence which are palindromic, read similar on both the strands after recognition they will cut। ये लाइन थी बेटा जो क्वेश्चन में आई थी नीट में, ये एग्जैक्ट लाइन, दे विल कट। मैं आपको जो PYQ कराऊंगी तो आपको मिल जाएगा। अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम but between the same basis। अब मैं सारा समझाऊंगी पहले, लेकिन आप लिखो वरना आप सुनोगे नहीं। ठीक है, आप पहले इसे लिखो फिर मैं आपको पूरा समझाती हूं। हाँ हर्षिता, यस यस, वर्ड के मामले में हर्षिता तूने ना इसमें एक ए तू खा गई है। पहले मैं भी जब मलयालम लिखती थी तो मैं एक ए खा जाती थी, तो तूने जो यहाँ कमेंट में लिखा है उसमें से एक है तूने गायब कर दिया है। यस एवरीबॉडी, देवांशी बिल्कुल सही, जाबिया यस। देखो इसकी पहली लाइन में आपको, सबसे पहले मैं आपको इसकी प्रथम और इसकी द्वितीय लाइन समझाना चाह रही हूं।
पहली एवं दूसरी पंक्ति इसकी क्या कहती है? इसकी पहली और दूसरी पंक्ति कहती है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइजेस 4 to 8 लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विच आर पैलिंड्रोमिक। और पैलिंड्रोम को बोला है ऐसे कुछ शब्द या ऐसे कुछ चीज जो एक जैसा, देखो शब्द के मामले में अब एनसीईआरटी क्या करती है ना, शब्द तो पैलिंड्रोमिक बता दिया है, अरे भाई लेकिन तुम शब्द तो एक सिंगल शब्द है और डीएनए की तो 2 स्ट्रैंड है, तो 2 स्ट्रैंड में पैलिंड्रोमिक कैसे समझाऊंगा? तो बच्चे को मौत आती है। अभी मैं बता रही हूं, तुम्हें भी आएगी, अभी मैं बता रही हूं। देखिए जी, अगर मैं एनसीईआरटी जो आपको लिखना है बेटा, इससे पहले कि आप मुझसे ये सवाल कीजिएगा तो मैं आपको बता दे रही हूं, इसे लिखिए। जैसे एनसीईआरटी ने ना एक वर्ड मलयालम दिया हुआ है, मलयालम। अब इस वर्ड को क्या कीजिए, यहां से रीड कीजिए और यहां से रीड कीजिए, ये एक जैसा ही रीड करता है। हाँ, ये एक जैसा ही रीड करता है। यहां से बोलो मलयालम, यहां से बोलो मलयालम। बचपन में ना एक गेम खेलते थे, तो गेम होता था जहां हम सारे हाथ पकड़ के ऐसे खड़े होते थे और एक आदमी होता था जो वो कर रहा होता था, क्या जो भी कर रहा होता था, ठीक है। फिर वो आता था, फिर कहता था यहां से तोड़े मम्मी को बुलाएंगे, यहां से तोड़े पापा को बुलाएंगे। अच्छा बुढ़ी अम्मा कहाँ जा रही हो? नदी किनारे। नदी तो यही है। तुमने तो क्या ही गेम खेला होगा यार ये। 1 पैसा डालो बड़ा हो जाएगा 2। फिर वो आती थी अंदर, फिर खाना बनाती थी। पता नहीं तुमने ये गेम्स खेले या नहीं, पर हम लोग तो खेलते थे ऐसे, ठीक है। हाँ, एनीवे बेटा, हम यहां से पढ़ें या यहां से पढ़ें, ये जो स्ट्रैंड है बच्चों, ये यहां से भी बेटा मलयालम है और ये स्ट्रैंड यहां से भी मलयालम है। तुमने खेला है, कुछ बहुत ही कम लोगों ने खेला होगा। एक हम खेलते थे पोसमपा भाई पोसमपा, में क्या हुआ, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। बस बेटा, अब टॉपिक पे वापस आओ, नो पोसमपा, ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें आप पैलिंड्रोम कहते हैं, जिन्हें यहां से भी पढ़ो यहां से भी पढ़ो तो सेम रीड करते हैं। आपकी जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है वो भी पैलिंड्रोम सीक्वेंस को ही रीड करती है, लेकिन आपकी जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो वर्ड्स को थोड़ी रीड कर रही है, वो तो डीएनए स्ट्रैंड को रीड करती है ना। समझो ये आपका डीएनए स्ट्रैंड और डबल हेलिकल है, एक स्ट्रैंड ऊपर एक स्ट्रैंड नीचे है, तो एंजाइम जब इसको रीड करेगी, एंजाइम्स इंस्पेक्ट करने आई होती है, जैसे मैं चेक करने आई हूं क्या मेरा सीक्वेंस यहाँ पे है या नहीं है। मैंने बोला ना उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो हर किसी भी स्ट्रैंड को कट नहीं करेगी, उसको अपनी मर्जी का स्ट्रैंड चाहिए, ठीक है। मेरे ये शर्त है, ये सीक्वेंस मुझे मिलेगी तभी मैं कट करूंगी। तो वो यार इंस्पेक्शन करने आती है, पूरे स्ट्रैंड के ऊपर चलती रहती है और देखती है, मतलब चलते चलते देखती है कि मेरे को जो स्ट्रैंड को कट करना है क्या वो सीक्वेंस मेरे को मिल रहा है या नहीं। तो वो जो सीक्वेंस को रीड करती है ना बेटा, वो भी पैलिंड्रोमिक होता है। अब बच्चे सोचने लगते हैं कि अगर वो पैलिंड्रोमिक होता है तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि सपोज बेटा ये स्ट्रैंड है ना 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये है स्ट्रैंड बेटा क्या दूसरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो बच्चों को लगता है, क्योंकि जब वर्ड ऐसे पढ़ा ना तो बच्चों को लगता है कि एंजाइम जब इस स्ट्रैंड को रिकॉग्नाइज करने आएगी तो यहां पे ऐसा कुछ होना चाहिए। मैं एग्जांपल बनाना पड़ेगा ना अभी, GASAG, ठीक है। देखो सुनो मेरी बात सुनो, ये बनाना मत अभी बेटा, ये लिखना मत अभी मैं बनवाऊंगी, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तुम इस वर्ड को अगर अपना आधार मान के तुम क्या कर रहे होगे तो तुम्हें लगेगा कि अच्छा मतलब एंजाइम यहां से स्ट्रैंड पे जाए और यहां से स्ट्रैंड पे जाए तो उसे GAAG मिलना चाहिए और GAAG मिलना चाहिए। नहीं बेटा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मैंने क्या लिखे हुए यहाँ पे, जो मैंने अभी आपको बताया था न्यूक्लियोटाइड, ये उनके मैंने नाइट्रोजनस बेसिस बताए हुए हैं। मैंने क्या बताया हुआ है, नाइट्रोजनस बेसिस बताए हुए हैं ना, उसमें नाइट्रोजनस बेसिस अभी तुम्हें अभी तो बताया था एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस बताते वक्त। बच्चे को ये लगने लगता है कि जब वो इस स्ट्रैंड को रीड करेगा तो यहां पे अगर GAAG है और यहां से भी GAAG तो वो कट करेगा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी है मैं उसी को एग्जाम्पल मान के अभी आपको समझाऊंगी, ठीक है बेटा। देखो ये बनाना है, अब आप इसको बनाइए, दो स्ट्रैंड है ना आपके पास, तो
पैलिंड्रोम आपके एंजाइम्स के प्रोस्पेक्टिव में आप बेटा कैसे समझाओगे? आप अपने एंजाइम के प्रोस्पेक्टिव में ऐसे समझाओगे कि अगर ऊपर वाले स्ट्रैंड में जो सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल GAATTC, आप मेरी बात सुनना बिल्कुल ध्यान से, आप मेरी बात, यस एब्सोल्युटली, एनीमे का 14 पता नहीं क्या नाम रखते हो यार तुम लोग, बुलाने में भी मेरे को मौत आ जाती है। अगर ऊपर वाले स्ट्रैंड में कोई सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल GAATTC, अब इसको उल्टा पढ़ोगे तो GATTC थोड़ी हो रहा है, तो वो पैलिंड्रोम है भी नहीं। ऊपर से 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगर GAATTC है, तो दूसरे वाले स्ट्रैंड में भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम GAATTC ही होगा। Am I getting my point? मैं ये बोलने वाली थी, Am I getting my point? I am getting my point. Are you getting my point? Yes everybody? Yes everybody? ठीक है, हाँ बेटा जी, पैलिंड्रोम का मतलब है दोनों स्ट्रैंड्स पर किसी एक स्ट्रैंड पे अगर कोई सीक्वेंस 5 प्राइम से 3 प्राइम ऐसा रीड कर रही है, तो बिल्कुल वैसा ही दूसरे स्ट्रैंड पर भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड करनी चाहिए। ऐसे सीक्वेंसेस को आप पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, ना कि एक ही स्ट्रैंड पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ना 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 ना। ओके, गॉट माई पॉइंट? गॉट माई पॉइंट? अब देखो एक और चीज समझो इससे, क्या बोला है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइजेस 4 to 8 लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। किसी का रिकॉग्निशन सिर्फ 4 न्यूक्लियोटाइड का होता है, किसी का 5, किसी का 6, किसी का 8। जैसे कि अगर मैं इस जो भी एंजाइम इसको कट करेगा ना बेटा, जिसकी भी रिकॉग्निशन साइट ये है, इको R1 की होती है, कितने न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ये न्यूक्लियोटाइड का ही तो बेस दिखाया हुआ है ना, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और वो डीएनए का वो बनाता है, स्टेप्स बनाता है। 1 2 3 4 5 6 इको R1 एक्चुअल में 6 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। मेरी बात समझ गए? यस 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 एवरीबॉडी। अब देखिए जी, इसको बनाना है। अब देखो स्ट्रैंड, बेटा जी ये बहुत सारे बच्चे फिर गलत करते हैं, बिल्कुल गलत करते हैं, एकदम गलत करते हैं। ये मैंने पैलिंड्रोम सीक्वेंस दिखा रखी है, मैंने क्या दिखाया? ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस। ये पूरे स्ट्रैंड में कहीं ना कहीं होगा, पूरी स्ट्रैंड सिर्फ GAATTC ना है। GAATTC तो एक अंश है उस पूरे स्ट्रैंड का, एक अंश है। इसके अलावा इधर पे भी स्ट्रैंड है, इधर पे भी स्ट्रैंड है। जब इको R1 इंस्पेक्ट करते हुए आएगा, उसको मिलेगा कि अरे भाई इसमें तो मेरा रिकॉग्निशन साइट है, तो वो बेटा स्ट्रैंड को कट करेगा। ठीक है, आफ्टर रिकॉग्निशन विल कट बट बिटवीन द सेम बेसिस। हाँ लिखा है ना, बोला है कि इट विल कट अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम बट बिटवीन द सेम बेसिस। इन दो सेंटेंसेस का मतलब समझिएगा। रिकॉग्निशन साइट उसको मिल गई, अब वो सेंटर से कट नहीं कर रही है। देखो इस पैलिंड्रोम का सेंटर तो ये है, इस पैलिंड्रोम का सेंटर तो ये है ना, वो सेंटर से कट नहीं कर रही पैलिंड्रोम के, वो लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर कट करती है। बट एक जैसे बेसिस के बीच में, अगर वो G और A के बीच में यहां पे कट मार रही है, इस स्ट्रैंड पे, दोनों स्ट्रैंड में कट मारती है, कभी एक स्ट्रैंड पे कट नहीं मारती है कि एक को कट कर देता हूं दूसरे को छोड़ देता हूं, नहीं। अगर यहां पे G और A के बीच में कट किया है तो नीचे में भी G और A के बीच में ही कट करेगी, किसी के साथ डिफरेंशिएशन नहीं करती है। ये उन भले लोगों में से है, ये उन भले टीचर्स में से है जो किसी भी स्टूडेंट के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। मेरे लिए मेरे क्लास का हर बच्चा सिमिलर है, वैसे ही एंजाइम के लिए ये दोनों स्ट्रैंड बराबर है। अगर वो ऊपर G और A के बीच में कट मारेगा तो नीचे भी G और A के बीच में ही कट मारेगा, दोनों स्ट्रैंड को कट मारेगा, एक स्ट्रैंड को कभी भी कट नहीं मारेगा। यही हमने लिखा हुआ है और ये नीट में आया था कि क्या वो सेंटर पे कट मारती है या लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर। तो सेंटर पे तो कट नहीं मारा ना बेटा, सेंटर से अवे कट मारा, बट ऑलवेज बिटवीन द सेम बेसिस कट मारेगी। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। पहले मेरे को ये बता दो, इसमें कोई मौत आ रही है किसी को? स्कूल यार तुम लोग स्कूल टीचर्स को ऐਵੇਂ ही बदनाम कर रखा है बेटा, ऐसे भी नहीं होते यार स्कूल टीचर्स। हाँ
हो सकता है कभी कभी तुमने किसी स्कूल टीचर मैम की रजिस्टर उठा लिया हो, उनकी किताबें चेक कर लियो, तो हो सकता है कि मैम तुम्हें थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देंगी, थोड़ा हो सकता है कि इंपॉर्टेंस थोड़ी एक्स्ट्रा दे दे, नंबर थोड़ी दे देंगी। हाँ, मेरी मैम भी बड़ी खुश जाती थी अगर हम उनका रजिस्टर उठा लेते थे। और ठीक है, हाँ, डन डन डन। नहीं मैम होते हैं, मैम होते हैं मैम, हमारे तो हैं मैम, हमारे तो हैं, बहुत पार्शियल है। कहते हैं ये तो कोचिंग जाता है, इसको तो कम नंबर देंगे, ये तो कोचिंग पढ़ता है। ठीक है, उनकी अलग बेटा, उनकी अलग दुखड़ा होता है उन बच्चों का। हमें तो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है क्योंकि उनको लगता है हम कोचिंग जाते हैं, हम स्कूल को बिल्कुल मानते नहीं है। पर सच्चाई तो ये है कि वो मानते भी नहीं है बच्चे स्कूल को, फिर वो स्कूल को कंसिडर ही नहीं करते, स्कूल की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं समझते। ठीक है, डन हो गया बच्चों ये। अब बेटा देखो, मैं इस एंजाइम का नाम भी लिख दे रही हूं कि किस एंजाइम की ये रिकॉग्निशन साइट होती है, क्योंकि इसका पूरा वर्किंग आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कंप्लीट वर्किंग इको R1 की आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, यस। तो मैं इसीलिए मैंने ये वाला बताया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपके बार बार काम में भी अभी आएगा। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड को कट मारता है, कभी ये मत सोचना कि एक ही स्ट्रैंड को कट मार रहा है। यस, चलो अब बेटा मैं क्या बताने वाली हूं, अब मैं आपको बताती हूं कि जब, क्योंकि मोस्ट कॉमनली आप बायोटेक्नोलॉजी में एंडोन्यूक्लियेसेस ही यूज करते हैं। ऑफ कोर्स अभी तो जो तुम्हें इको R1 में बता रही हूं वो एंडोन्यूक्लियेस ही तो है, क्योंकि आप देख रहे हो सेंटर में से ही तो कट मारा है। तो बायोटेक्नोलॉजी में आप यूजुअली एंडोन्यूक्लियेसेस को यूज करते हो, और जब आप एंडोन्यूक्लियेसेस को यूज करके ऐसे कट लगाते हो तो दो तरीके, कट लगने के बाद दो तरीके के स्ट्रैंड्स बनते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि endonucleases are commonly used in genetic engineering, and when they cut the strands, two types of ends are produced. Two types of ends are produced. ठीक है, एक स्टिकी एंड्स या कोहेसिव एंड्स या स्टैगर्ड एंड्स या ओवरहैंगिंग एंड्स। ओ बहुत सारे नाम हैं, ओवरहैंगिंग एंड्स काफी लंबा हो गया ये, उसमें बहुत दो ही नाम है। हाथ ही दर्द हो गया। और यहां हम लिखेंगे नंबर 2 ब्लंट या फ्लश एंड्स। ठीक है, हाँ अनिरुद्ध, यस यस यस, वाह यार अनिरुद्ध, तो तूने तो इम्प्रेस कर दिया यार, सही बोला है तूने। उसमें मैंने कह रहे हैं, मैंने खजाना में देखा था कि लास्ट ईयर मैम ने उल्टा लिख दिया था, फिर मैम ने बाद में चेंज। यस यस, इसे कहते हैं ध्यान से लेक्चर देखना। अगर ध्यान से देखा था तो वहां मैंने सच में, मुझे भी ना लिखते लिखते भी याद आ रहा था। लास्ट ईयर जब मैं पढ़ा रही थी ना बेटा, तो हुआ क्या था कि मैंने जहां पे स्टिकी लिखा था वहां ओवरहैंग, वहां मुझे ब्लंट लिखना था, जहां ब्लंट लिखा था वहां मेरे को स्टिकी लिखना था। और फिर मेरे को लग रहा था कि मैंने सही लिखा है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन मैंने पूरा पढ़ा दिया। फिर मुझे बाद में याद आया कि मैंने उल्टा उल्टा लिख दिया है, फिर मैंने ऐसे ऐसे एरो करके उसे सही किया। ठीक है, अभी देखो बच्चों,
बहुत आसान है। स्टिकी एंड्स, कोहेसिव एंड्स, स्टैगर्ड एंड्स या फिर ओवरहैंगिंग एंड्स, ये सारे एक ही वर्ड के नाम है, एक ही चीज के नाम है। और ब्लंट एंड और फ्लश एंड्स। अब होता क्या है, ठीक है, यस, इतना ध्यान तो मुझे भी रहता है। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, अरे यार कोई बात नहीं भाई। हाँ देखो 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 बेटा, बनाना है ये, बनाना है ये, बिल्कुल बनाना है। इसको कृपया करके मेरे साथ में बनाइए। अभी आपको मैं इसमें से एक काम भी दूंगी अभी, 5 प्राइम। और देखो ये अभी बहुत बार रिपीट होगा, 5 प्राइम 3 प्राइम। पहले मैं यहां पे भी बना देती हूं, 5 प्राइम 3 प्राइम, 5 प्राइम 3 प्राइम, ठीक है। आज के नोट्स बहुत सुंदर बनने चाहिए क्योंकि आज बहुत सारा सुंदर सुंदर डायग्राम है। तुमने बेटा सुंदर ऑफ कोर्स बनाया होगा, मुझे तुम पे पूर्ण विश्वास है, ठीक है, आई एम वेरी श्योर। अच्छा कुछ गलत कर दिया है क्या? ओके फाइन फाइन, हाँ बढ़िया है। अभी 2 सवाल पूछूंगे ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन का तो सारा भूल गए होंगे। यहाँ मेरे को बता रहे 5 प्राइम to 3 प्राइम, सही कर लो मैम। 11th के अभी मैं बॉडी फ्लूइड्स का होमवर्क की जगह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लूँ तभी आएगा नहीं। 5 प्राइम to 3 प्राइम, 5 प्राइम to 3 प्राइम, ठीक है, अभी ठीक है, ओके फाइन। सुनो मेरी बात सुनो, ठीक है, हाँ आता है मैं तो कौन बच्चों यार, सुनो सुनो तुम मेरी बात। तुम जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ में जो यहाँ पे बोलते हो, पूछिए मैम पूछिए। कुछ बच्चे कहते हैं पूछो मैम, पूछ के दिखाओ मैम, हमें आता है। आप पूछ के दिखाओ, आप पूछ के दिखाओ। हाँ मेरे साथ कल एक एक्सपीरियंस हुआ, मैं कल कहीं गई हुई थी तो मुझे 2 स्टूडेंट्स मिले। हालांकि अगर मैं तुम्हें कहीं मिलती हूँ बाई चांस तो तुम मुझे आके एब्सोल्युटली हेलो बोल सकते हो, पर जब मैं रियल लाइफ में कभी कई स्टूडेंट्स से मिलती हूँ तो वो इतने डर रहे होते हैं, वो आके हेलो भी नहीं बोलते हैं। मैं ये सोचती हूँ कमेंट्स में बच्चे इतने कमेंट्स करते हैं, इतना वो करते हैं, पर अगर कभी सामने से मैं मिल गई तो बच्चे हाय बोलने से भी डरते हैं और मेरे को पता चल रहा होता है कि उनको डर लग रहा है। एकदम बेटा तुम्हारे ना वक्त और जज्बात बदल जाते हैं जब तुमको, हाँ ऐसा क्यों करते हो यार, हाय बोल दिया करो यार, ऐसा भी क्या है। चलो सुनो मेरी बात, पूछ लो मैम, पूछ लो मैम, पूछ लो मैम, पूछ लो। हाँ देखो यहाँ बेटा, यहाँ एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूं बच्चों, क्या जो अभी हमने पढ़ा उसी का एग्जाम्पल दे रही हूं मैं। GAATTC, GAATTC, बच्चों इसे रट लो, इसे रट लो, ठीक है, इसे एकदम याद कर लो। यस इसे एकदम याद कर लो बच्चों, ठीक है। मैं किसी को भी बेटा मिलूंगी तो मैं किसी को मारूंगी नहीं बेटा, ठीक है, और इतनी मैं खड़ूस दिखती भी नहीं हूं, ठीक है। आई एम नॉट अ खड़ूस पर्सन, सो यू कैन ऑलवेज कम से हाय, आई विल ऑलवेज फील गुड, ठीक है। चलो बेटा अब वापस आओ, ये रट लेना है बेटा, इको R1, ठीक है। अभी सुनो, इधर पे मैं बता रही हूं बेटा, इधर पे, हाँ इधर पे मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं, आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है बट मैं ऐसे एग्जाम्पल आपको बता दे रही हूं। GTTAAC, GTTAAC, ये आपके हाइंड 2 का रिकॉग्निशन साइट है। आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, मैं जस्ट हाइपोथेटिकली आपको, मतलब हाइपोथेटिकल नहीं है ये, मैं आपको बता दे रही हूँ, आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं है। मैं एक नोट डाल के उसका रिकॉग्निशन साइट लिखवा दूंगी, एनसीईआरटी में दिया नहीं है तो मैं एक्स्ट्रा करके लिखवा दूंगी, ठीक है। यस अब बेटा मेरी एक बात बताओ, अब आपको अभी कुछ करना है, अभी आपको ये करना है, ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ये किसकी रिकॉग्निशन साइट है बेटा? ये रिकॉग्निशन साइट है आपके किसकी? इको R1 की। इको R1 का तो अभी आपको पता भी है ना कि वो किसके किसके बीच में कट मारता है, वो G और A के बीच में कट मारता है। तो मैं कह रही हूं कि इको R1 जो है एक ऐसा एंजाइम है जो स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करता है। इसका कारण क्या है ये आप खुद मुझे अभी नीचे बना के बताएंगे। और मैं बोल रही हूं कि
ये हाइंड किसका है, हाइंड 2 का रिकॉग्निशन साइट है, वो इसके बीच में रिकॉग्नाइज करके इसके बीच में कट मारेगा। अब आप मुझे ना कट मार के इसका बताओ कि ये किस तरीके का स्ट्रैंड, जब ये कट लग जाएगा तो नीचे की शक्ल कैसी दिख रही होगी। मैं ऐसे बनाने के लिए बता रही हूं, मैं एक बना के आपको बता दे रही हूं ताकि आपको पता चले मैं पूछ क्या रही हूं। जैसे जब ये इसके बीच में कट मारेगा तो इसकी शक्ल कैसी दिखेगी बच्चों, इसकी शक्ल ऐसी दिखेगी ना। एक बार ही मेरे को बताओ और बाकी तुम लोग खुद से करना ये वाला। क्या इसकी शक्ल ऐसी दिखेगी, जी टी टी ए सी ए सी जी टी टी। यस, पहले मेरे को बताओ बच्चों, क्या इसकी शक्ल ऐसी दिखेगी, ये स्ट्रैंड कुछ इस तरीके से अलग होगा। यस यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। अब आप दूसरा वाला खुद कट करके बेटा पेंसिल से बनाना ताकि अगर गलत हो जाए तो आप मेरे से देख के बना सको। मेरे को बताओ यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। कोई दुविधा समस्या? है ना। अब बेटा अगर तुम इसको कट मारोगे तो इसकी शक्ल कैसी दिखेगी, एक बारी बना के बताना, इसकी शक्ल कैसी दिखेगी। ये ना बेटा खुद से, अगर मैं जैसे बोल रही हूँ ना, खुद से बनाओगे ना तो आपको बहुत अच्छे से लर्न होगा। देखो मेरे से देख के तो आप बना ही सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर बेटा खुद से बनाओगे ना तो उसकी फील ही अलग होती है। ठीक है, खुद से लगेगा कि मैंने बिल्कुल सही बनाया है। बेटा क्या ऐसा ही बना है, क्या ऐसे ही बना है? यस एवरीबॉडी। जी सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द चेन। यस प्राची, यस। बेटा पहले मेरे को बताओ, तुमने ऐसा ही बनाया है कुछ? जब तुम जी और ए के बीच में कट मारते हो और जी और ए के बीच में कट मारते हो, देखो क्या होगा, इनके आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड है ना बेटा, जी के साथ सी का बॉन्ड है, ए के साथ टी, ए टी ए टी ए टी जी सी, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड है। जब तुम इसको यहां पे कट मारोगे तो इन दोनों के बीच में, ये दोनों को सेपरेट कर रहे हो, प्लस तुम इसको कट मार रहे हो तो इन दोनों को सेपरेट कर रहे हो, तो होता ही है ना बेटा, ये वाला पार्ट, देखना मेरी बात, ये वाला पार्ट उठ के अलग हो जाता है, ये वाला पार्ट उठ के अलग हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? यस। तो जब इस तरीके से ये पार्ट अलग हो जाते हैं तो जी बेटा इस ए से अलग हो गया और ये अपने बेटा इनके हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री हो गए, इनके हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री हो गए। इन द सेम वे ये वाला पार्ट भी तो बेटा इससे अलग हो गया, तो इनके हाइड्रोजन बॉन्ड भी बेटा फ्री हो गए और जी और सी आपस में कनेक्टेड रहा। यस एवरीबॉडी, क्या मेरी बात समझ आ रही है सभी को? क्या मेरी बात समझ आ रही है? और क्या अब आपको समझ में आ रहा है एक को आप ओवर हैंगिंग एंड्स बोलते क्यों हो? आप एक को, यस, एक को आप ओवर हैंगिंग एंड्स बोलते क्यों हो? देखो ना, ऐसा लग रहा है कि कुछ एंड इसका लटका हुआ है, ये इसका जो एंड है ऐसा लग रहा है बच्चों लटका हुआ है। यस एवरीबॉडी, यस। ऐसा लग रहा है कि ए टी टी सी हवा में लटके हुए हैं, वैसा ही लग रहा है टी टी ए ओवर हैंगिंग है, हवा में लटके हुए हैं। एक्चुअल में इन्हीं का आप यूज करोगे अभी बायोटेक्नोलॉजी में। यस,
सही हुआ आप लोगों का, थोड़ा गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं, पहली बार पढ़ने पे गलत माफ है, ठीक है। लेकिन अगर आप बेटा इसको देखो ना, इधर वाले डायग्राम को, तो यहां पे कोई चीज लटकी नहीं हुई है। जैसे बालों का कट होता है ना, हेयर कट होता है, कई लड़कियां कराती है एकदम ब्लंट कट, मतलब एकदम सीधाई में एकदम बराबर हेयर कट, ऐसे वाला हेयर कट। अरे यार ये क्या है, जैसे ऐसे हेयर कट होता है, पता नहीं ऐसा तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ब्लंट ब्लंट एकदम ब्लंट, कोई ओवरहैंगिंग एंड नहीं है बच्चा बाड़ी। यस एवरीबॉडी, समझ आ रही है बच्चों बात, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज ब्लंट एंड या फ्लश एंड्स, दिस इज कॉल्ड एज स्टिकी एंड्स। अभी इनको स्टिकी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको वेक्टर के साथ स्टिक करोगे तुम बहुत अच्छे से, ठीक है। स्टिकी एंड, ओवरहैंगिंग एंड्स या कोहेसिव एंड्स। यस एवरीबॉडी, कह रहे 3 आंखें, अरे भाई नाक बनाई थी डॉट में, हाँ। यस एवरीबॉडी, डन 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 डन, समझ आ गई बच्चों बात, मुझे लग रहा है कि तुम्हें समझ आ गई। तो मैंने एक बार ये वाला बात ना हाइंड टू की रिकॉग्निशन साइट्स में लिखवा दे रही हूं, पर अतिरिक्त ज्ञान है। अब इसके आगे मैं वर्किंग ऑफ इको R1 तब बताऊंगी। हाँ, डोरा 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 जो है ना, उसके बाद ऐसे ही है। यस 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 यस, डोरा जो कार्टून है ना, यस बिल्कुल सही। चलो सुनो मेरी बात बेटा, यहां तक कर लिया। पहले मैं ना आपको एक नोट डाल के हाइंड टू की रिकॉग्निशन साइट लिखवा दे रही हूं, क्योंकि ना रिकॉग्निशन साइट ये तो है, बट टी और ए की जगह, ए और टी की जगह कुछ और हो सकता है, वो मैं बस आपको बताना चाहती हूं एक, ठीक है। एनी प्यूरिन, एनी पायरामिडीन, बताऊं या रहने दूं? हाँ बता ही देती हूं, एक्स्ट्रा है बट लिख लो। अतिरिक्त ज्ञान है बेटा, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, आप टोटली इसको स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हाइंड टू रिकॉग्निशन सीक्वेंस बेटा एक बात मुझे बताओ, क्या तुम्हें इसे देख, अरे मैं बोल ही नहीं रही हूं भैया, अरे मैं बोल ही नहीं रही थी, मैं कुछ बोल, बेटा ऐसा हो सकता है कि पूरी 1 घंटे 45 मिनट की क्लास में मैम ने 2 मिनट ना बोला हो। कह रहे नो वॉइस, जब मैं बोल ही नहीं रही थी तो आवाज कहां से आएगी बच्चों? नो वॉइस करने लग गए तुम्हें आदत ही नहीं है कि मैम चुप भी रहें, कुछ गुनगुनाना तो मैम आपको कुछ लिखते लिखते गुनगुनाना तो चाहिए था, ठीक है। हाँ डन 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 डन, यस एवरीबॉडी। बेटा एक बात बताओ, इसे देख के तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैंने लिखा क्या है, वैसे मतलब बताया क्या है? यस
मैंने ये बोला बेटा तुम एक्स्ट्रा है, तुम नोट करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते हो, ठीक है, पर तुम टाइम वेस्ट करो उससे अच्छा नोट ही कर लो, ठीक है। हमने क्या बोला बेटा कि वैसे जो हमने सीक्वेंस लिखी हुई थी GTTAAC, GTTAAC बिल्कुल सही है, पर ये बोला है कि ये जो सेंटर के ये जो दो बेसिस है ना बेटा, जैसे ये थाइमिन क्या होता है, थाइमिन आपका पायरिमिडीन होता है, तो यहाँ पे कोई भी पायरिमिडीन होगा, कोई भी हो सकता है, T भी हो सकता है या फिर बेटा आपका C भी हो सकता है। अगर यहाँ T है तो नीचे A होगा, अगर यहाँ C है तो नीचे G होगा। इन द सेम वे बेटा अगर यहाँ पे आप लिख रहे हो A, यहाँ पे कोई भी प्यूरिन हो सकता है, एडेनिन भी हो सकता है या फिर बेटा आपका थाइमिन भी हो सकता है, ठीक, ग्वानिन भी हो सकता है, सॉरी, ठीक है, एनी प्यूरिन, और जो प्यूरिन यहाँ होगा उसके अपोजिट बेटा सिमिलर टाइप का बेस होगा। अगर यहाँ A है तो यहाँ T, यहाँ G होगा तो यहाँ C, ठीक है, मेरी बात समझ गए। ये दोनों में वेरिएशन हो सकती है, अगर ये दोनों चेंज होंगे तो उसके अकॉर्डिंग बेटा ये भी तो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इनके और इनके बीच में पेयरिंग हो रही है। तो अगर यहाँ पे कोई भी पायरिमिडीन है उसके अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग वाला प्यूरिन होगा, यहाँ पे अगर जो प्यूरिन है उसके अकॉर्डिंग नीचे उसके अकॉर्डिंग पायरिमिडीन होगा। मेरी बात समझ गए? यस एवरीबॉडी, मेरी बात समझ गए? यस एवरीबॉडी, यस, उसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री होगा। डन। अतिरिक्त ज्ञान है, इफ यू वांट टू नोट यू कैन नोट, इफ यू डोंट वांट टू नोट आई वुड स्टिल से टाइम बर्बाद करने से अच्छा है बेटा बैठ के गपियाओ, उससे अच्छा लिख लो ना यार। अब मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कराना चाह रही हूं, पहले मैं यहां तक की रीडिंग कराऊंगी, फिर मैं आपको बेटा क्या कराऊंगी, फिर मैं आपको वर्किंग ऑफ इको R1 बताऊंगी। आज के डीपीपी में ना इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के क्वेश्चंस गए हैं, तो उसका लोड मत लेना, वो कल हो जाएंगे अगर आज वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, इतनी कोई लोड वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आज नहीं होता वो टॉपिक कंप्लीट तो वो क्वेश्चंस आप कल अटेम्प्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डन 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 एवरीबॉडी, थैंक यू इमाद बेटा, यस 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 एवरीबॉडी, पक्की बात। चलो, हमने ना पिछली क्लास में यहां का थोड़ा बहुत पार्ट हमने पढ़ा था, अब मैं आपको क्या करती हूं, ये पढ़ाती हूं। देखो यहां से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जहां पे भी है बेटा, मेरे आप पेज नंबर बता दो बेटा प्लीज, आप पेज नंबर बता दो, बाकी बच्चों के लिए हेल्प हो जाएगा, ठीक है। देखो ये मैं बता चुकी थी, और यहां पे क्या दिया हुआ है, द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन, जहां से पिछले दिन पढ़ा था बेटा वो पेज तो निकाल ही सकते हो, वो नहीं निकाल सकते तो फिर तो तुम बेटा क्या ही पढ़ रहे हो। 195 एंड 165, ठीक है। पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हाइंड 2 हुज फंक्शनिंग वाज डिपेंडेंट ऑन अ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जिसको हम बता चुके हैं। चलो अच्छा ही किया हमने लिखवा दिया, बताया नहीं है सीक्वेंस वैसे, तो आप यहाँ पे वैसे नोट डाउन कर ही सकते हो, इजी सा तो है बेटा। इको R1 का है GAATTC, इसमें है GTTAAC, क्या ही अंतर है, मोर और लेस सेम है। इको R1 में AA पहले है TT बाद में है, इसमें TT पहले AA बाद में। देखो ना कितना आसान तरीका है लर्न करने का, बस थोड़ा सोचना पड़ता है। Was isolated and characterized 5 years later. It was found that Hind to always cut the molecule at a particular point by recognizing sequence of 6 base pair. वैसे 6 base pair बताया हुआ है, तुम बेटा याद ही कर लो, एनसीईआरटी में दिया नहीं पर याद ही कर लो, बोला तो हुआ है ना कि 6 बेस पेयर है, तो बेस पेयर पता कर लो। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ Hind 2। आज के डेट पे हम 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दैट हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, जो अलग अलग रिकॉग्निशन साइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दीज एंजाइम्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम द जीनस एंड सेकेंड कम्स फ्रॉम द स्पीशीज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम वेयर दे वर आइसोलेटेड, जहां से उनको आइसोलेट किया गया है उसके अकॉर्डिंग उनका पहला लेटर जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेक्स्ट 2 लेटर उनके स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इको R1 कम्स फ्रॉम एस्केरेशिया कोलाई RY13। इन इको R1 द लेटर R इज डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ द स्ट्रेन, नेम ऑफ द स्ट्रेन, रोमन नंबर indicate order in which the enzyme was isolated from that strain of bacteria, ठीक है। Restriction enzyme belong to a large class called as nuclease, nucleases से belong करता है, exo होते हैं, endo होते हैं। Exonucleases remove the nucleotide from the end of the DNA, वो end से remove करता है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि restriction enzymes
यस एवरीबॉडी, आधे घंटे और बेटा बिल्कुल अटेंशन, सिट स्ट्रेट एवरीबॉडी, सिट स्ट्रेट, ठीक है, सीधे सीधे बेटा सिट स्ट्रेट एंड हैव वाटर, बट पे अटेंशन, लास्ट का टाइम बेटा, आखिरी दाव ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एंजाइम्स कौन से बॉन्ड को तोड़ते हैं तो क्या आंसर दोगे? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किस बॉन्ड को तोड़ते हैं तो क्या आंसर दोगे? किस बॉन्ड को तोड़ते हैं? इट मेक्स द कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। अगर बाहर से रिमूव किया तो एक्सो, विद इन कट किया तो एंडो। फॉस्फोएस्टर नहीं बोलेगा अनिरुद्ध, अब तेरा दूसरी बार नाम मेरे को दिख गया। फॉस्फोडाइएस्टर, नेवर से फॉस्फोएस्टर। फॉस्फो लिख रहे हो तुम, कौन हो यार? हैं क्या लिख रहे हो तुम? फॉस्फोएस्टर कैसे हो यार? तुम क्या कर रहे हो? फिर कहोगे टीचर ने नंबर काट लिया। हमारी स्कूल की टीचर पार्शियलिटी करती है और मैम को लिख के आओगे फॉस्फो बॉन्ड। अब मैम पता लगाओ आप खुद ही, फॉस्फो डॉट 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 डॉट, फॉस्फोडाइएस्टर है कि फॉस्फो है कि फॉस्फेट है कि फॉस्फोएस्टर है कि क्या है? फॉस्फोडाइएस्टर प्रॉपरली लिखो ना यार, डाइएस्टर बॉन्ड को कट करता है। ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। इंस्पेक्ट करता है, पूरे स्ट्रैंड को इंस्पेक्ट करता है। Once it find the specific recognition sequence, it's not like the spammers कि जो मिल जाए उससे बात कर लूं, नहीं, उसको जब अपनी रिकॉग्निशन साइट मिलती है, जब ये अपनी रिकॉग्निशन साइट को मिलता है इसे, तब बेटा इट विल बाइंड टू द डीएनए एंड कट ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड। आपके पेपर में एक बार आया था वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स, इतनी छोटी छोटी मगर बहुत इंपॉर्टेंट बातें। वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स को नहीं कट करता है बेटा। यहां आपको एक एक, मैं बार बार बोलती हूं, इस समय का उपयोग कीजिए, यहीं से सवाल आते हैं, नीट के एग्जाम में सवाल आते हैं और फिर आप कहते हैं पेपर डिफिकल्ट था, मेरा साल ये, मेरा साल वो, मैं ये, मैं वो, ये नहीं वो नहीं, ऐसे नहीं करना है। यहीं से पेपर आता है, ये छोटे छोटे शब्द जो बता रही हूं वहीं से पेपर बनता है, ठीक है। अगले साल बता रही होंगी 2024 में बेटा ऐसा पेपर आया था, देखो यहां से आया था, ठीक है। तो इट cuts बेटा each of the two strands of the double helix at specific position in the sugar phosphate backbone. Each restriction endonuclease recognizes specific palindromic nucleotide sequence in the DNA, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे इसको हिंदी में बताओ बेटा, मतलब तो वही है ना कि रिकॉग्नाइज करते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को डीएनए में, ठीक है। अब बेटा ये डायग्राम में आपको अभी बताऊंगी एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। उससे पहले क्या बोला हुआ है? डू यू नो व्हाट इज पैलिंड्रोम? क्या आप जानते हैं कि पैलिंड्रोम क्या होता है? These are the group of letters that form the same words when read both forward and backward. Malayalam as against a word palindrome where there are the word which is read in both the direction. Palindrome in DNA is a thing. बोला कि जिस, देखो वर्ड पैलिंड्रोम में तो आप बोल दोगे कि वर्ड को आप दोनों तरफ से सेम रीड कर रहे हो, वो वर्ड पैलिंड्रोम है। पर डीएनए के केस में आप पैलिंड्रोम बोलते हो उसे जो बेस पेयर सेम रीड करते हैं, टू स्ट्रैंड्स पे, दोनों स्ट्रैंड पे एक जैसा रीड करते हैं। व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट सेम, जब आप रीडिंग की ओरिएंटेशन सेम रखो, यानी दोनों स्ट्रैंड पे आप 5' to 3' पढ़ रहे हो या फिर 3' to 5' पढ़ रहे हो, तो वो ओरिएंटेशन सेम रखोगे, ठीक है। For example, following sequence reads the same on two strands, 5' to 3' direction. This is also true if read in 3 to 5' direction. यहां से अगर मैं 5' to 3' पढ़ूं, यहां से 5' to 3' पढ़ूं तो सेम है। यहां से अगर मैं 3' to 5' पढ़ूं और 3' to 5' पढ़ूं तो भी सेम है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द डीएनए, वेरी इंपॉर्टेंट, नीट का सवाल बना था यहीं से, 2022 का ही था, ठीक है। A little away from the center of palindrome. देखो पैलिंड्रोम में तो कट करते ही हैं, पर सेंटर पे कट नहीं करते, कभी सेंटर से अवे कट करते हैं, ठीक है। But between the same two bases on the opposite strand, this leaves the stranded portion at the end. There are overhanging stretches called as sticky ends on each strand. Sticky ends होता है जो आप बोल रहे हो ओवरहैंगिंग एंड्स होता है, स्पेशली जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बेटा जो लिटिल अवे फ्रॉम बेस कट करते हैं वो ओवरहैंगिंग एंड्स प्रोड्यूस करते हैं। दीज आर नेम्ड सो बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट। ऑफकोर्स बेटा अब देखो मैं इस लाइन का मतलब बेटा मेरे को आप लोग बताओ इस लाइन का मतलब क्या बोला है? दीज आर नेम्ड सो बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट। आप मेरे को एक बात बताओ,
आप मेरे को इस लाइन का मतलब बताओ कि मैंने कट करके, स्टिकी एंड्स को याद करो, स्टिकी एंड्स में क्या था, जी, फिर नीचे क्या था, नहीं, जी के नीचे क्या था, सी ए टी, इधर जी ऐसे ना, मैं वैसे नहीं कर पाती ऐसे, ये जी सी टी टी ए। तो अब ये किसके साथ कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ये बताओ मेरे को, ये कॉम्प्लीमेंट किसके साथ करेंगे, जिनको तुमने अलग किया, जिसको तुमने कट करके अलग किया, क्या तुम उसी को जोड़ दोगे, क्या तुम उसको ही जोड़ दोगे, नहीं नहीं, कॉम्प्लीमेंट कैसे करोगे, अरे भाई साहब वो नहीं पूछ रही हूं, ओ मिस्टर एंड मिस, भाइयों और बहनों सुनिए जी, इनको तुमने अलग किया, फिर बोला कि ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं, इसीलिए इसको स्टिकी बोला, तो इसको और इसको ही जोड़ दोगे क्या, इसको और इसी को जोड़ दोगे क्या, यस, किसको जोड़ोगे फिर, वेक्टर, वेरी गुड, किसी का आंसर सबसे पहले वेक्टर आया था, पर मेरे को उसका नाम नहीं पढ़ने को आया, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, वेरी नाइस, यस भैया, तुम इसे वेक्टर के साथ जोड़ोगे या प्लाज्मिड के साथ, जिसको तुमने काटा ये तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, जीन ऑफ इंटरेस्ट में तुमने एक सीक्वेंस ढूंढा और उसको कट किया, अब तुम उसी को कट करके फिर उसी को जोड़ दोगे, फिर तो तुम मूर्ख हो, तुमने क्यों ही काटा फिर, ये तो तुम्हारा बेटा, देखो अभी मैं तुम्हें यही तो समझाऊंगी, अभी मैं तुम्हें यही तो बताऊंगी, ये देखो यार, ये एक वेक्टर डीएनए है, ये एक फॉरेन डीएनए, इसमें भी एक रिकॉग्निशन साइट है, वही वाली, इसमें भी एक रिकॉग्निशन साइट है, और हमेशा बेटा वेक्टर डीएनए को और जो तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, फॉरेन डीएनए मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उन दोनों को बेटा सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया जाता है, क्या कोई मुझे उसका कारण बताएगा, यस, ऐसा क्यों भाई, जो मेरा वेक्टर डीएनए है और जो मेरा फॉरेन डीएनए, ये नहीं कि फॉरेन डीएनए को तो मैं हाइन 2 से कट करा देता हूं और वेक्टर डीएनए को मैं क्या करता हूं, इको R1 से कट करा देता हूं, कभी भी नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, यस, क्यों नहीं चलेगा, वेक्टर एंड दिस हैज टू बी कट विद द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, वाई बच्चा पार्टी, यस, एब्सोल्युटली कॉम्प्लीमेंट्री, यस, बिल्कुल सही, ज्वाइन कर पाए, अटैच हो सके, सेम सेगमेंट मिले, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए, कंपेरेबल हो जाए, सिमिलर बेस सीक्वेंस फॉर ज्वाइनिंग, सेम कॉम्प्लीमेंट, सेम बेसिस, सेम टाइप ऑफ कट, हाँ, बहुत सारे बच्चों के आंसर हैं, बिल्कुल सही मैम, एक तरीके के ओवरहैंगिंग एंड्स होने चाहिए, तभी तो वो कॉम्प्लीमेंट करेंगे जो लिखा हुआ है उस सेंटेंस में, जो लिखा हुआ है भाइयों और बहनों, यहां जो लिखा हुआ है, यहां जो लिखा हुआ है भाई कि ये जो कॉम्प्लीमेंट काउंटर पार्ट के साथ बनाता है, वो तभी बनाता है जब आप एक जैसे स्टिकी एंड बनाओगे, तभी तो जुड़ेगा, तुम ये कर दोगे, तुम अपने वेक्टर डीएनए को काट के उसी को आपस में जोड़ दोगे, ऐसे नहीं करने का है, ठीक है ना, वेक्टर और फॉरेन डीएनए को मैं ये पॉइंट अभी लिखवाऊंगी कि उनको एक ही एंजाइम से कट किया जाता है, दिस स्टिकीनेस इज फैसिलिटेटेड ऑफ कोर्स, वो जो स्टिकी हो पा रहा है, वो जो जुड़ पा रहा है, वो लाइगेजेस की मदद से, जैसे कट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेजेस, यस एवरीबॉडी, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये मैं लिखवा चुकी हूं कि एंडोन्यूक्लियेसेस को आप यूज करते हो जेनेटिक इंजीनियरिंग में टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, ठीक है, इनको आप यूज करते हो, यस, आगे देखो बेटा, when cut by the same restriction enzyme, ये लिखा हुआ था, वैसे लिखा हुआ था, when cut by the same restriction enzyme, DNA fragment have the same kind of sticky ends and they can be joined by end to end using DNA ligase, अगर एक तरीके के sticky ends होंगे तो वो sticky हो पाएंगे और फिर बेटा उसको sticky करने के लिए, उसको stick करने के लिए DNA ligases यूज करेंगे, डन 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 डन, अब पहले इस पॉइंट को लिखेंगे, और ना मैं थोड़ा सा ना क्या करूंगी, देखो आज इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं हो पाया और बहुत अच्छा है कि नहीं हो पाया, कोई बात नहीं बेटा, टॉपिक की क्लैरिटी, मुझे पता था एंजाइम, मैंने तो मैं पहले भी बताया था बेटा कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला टॉपिक बहुत बड़ा, अरे बेटा अमर को कोई ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है यार, काहे तुम बेटा उसकी टेंशन ले रहे हो, मेरे को तो दिखा भी नहीं कोई ऐसा है भी क्या, ठीक है, अरे छोड़ो यार, चिल, जस्ट चिल, ठीक है, चलिए, अरे भाई पढ़ो, मेरे को तो पढ़ाने में इतना मजा आ रहा है, तुम क्या बेटा, चलो, क्या मैं बोल रही थी, एक नोट डाल के लिखवाती हूं, ठीक है, और फिर मैं तुम्हें इसकी वर्किंग थोड़ी सी दिखा देती हूं, क्या करते हैं बच्चों, एक नोट डाल के लिखते हैं, ठीक है, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया बेटा कि मैं अब इन चीजों से ज्यादा इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ कभी कभी ठीक है,
आज तो दिख भी नहीं रहे तुम, जबरदस्ती का बेटा मेरे को दिखाना चाह रहे हो। जब मेरे को दिख ही नहीं रहा है तो मेरे को जबरदस्ती दुखी करने के लिए कह रहे हो, उसको वो कर दो वो कर दो, फिर मैं देखूंगी वो क्या बोल रहा है। हाँ अरे भाई पढ़ने वाले लाखों बच्चे हैं, उनके सामने अगर 10 20 25, मैं कभी कभी ये सोचती हूँ, देखो इंसान अफेक्ट होता है। अब तुम मेरा टाइम बर्बाद करते हो, तुम्हें पता है तुम ऐसे बोलोगे तो मैं ज्ञान अभी तुम्हें दूंगी, ठीक है। जब पढ़ने वाले बेटा लाखों बच्चे हैं ना, तो उस लाखों में से अगर 100 200 500 बच्चे भी स्पैम करते हैं ना, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, देखो जेन्युइनली जिम्मेदारी बनती है कि मैं उन बाकी बच्चों के बारे में सोचूं। मैं 100 बच्चे 200 बच्चे क्या है बेटा उन बच्चों के सामने, नहीं ना। हाँ कभी कभी एक्सट्रीम लेवल हो जाता है, एक भी बच्चा कुछ ऐसा बोलता है तो दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन अब वो दिमाग खराब थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। हाँ चलिए नोट डाल के लिखते हैं, दी वेक्टर डीएनए, इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। वेक्टर डीएनए एंड फॉरेन डीएनए यानी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। हाँ इंटरेस्ट आर कट, यस लव यू बच्चों, लव यू, बहुत सारा लव यू। चलो कट बाय दी सिमिलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। यार पता है ये एसी बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, बिल्कुल गर्म कर रहा है। एंजाइम टू प्रोड्यूस सिमिलर टाइप ऑफ sticky ends to facilitate, मैं यूजुअली ऐसे बोलते लिखते लिखते बोलती हूँ, इसलिए तुम्हें तब लगा ना कि मेरा शायद वो आवाज चला गया है ना, तुम्हें तब भी लगा था। टू फैसिलिटेट या फिर तुम बेटा जानबूझ के नाटक कर रहे थे, सब बोले कहीं के। फैसिलिटेट कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड बाय लाइगेजेस। डन कर लो बच्चों। और बेटा आपको पता है अगर मैं मेरी 2021 की वीडियो देखोगे, 2022 की भी इनफैक्ट वीडियो देखोगे, तो मेरी बहुत सारी गुस्से वाली वीडियोस है जहां मैं गुस्सा कर देती थी, पर पता नहीं अपने आप हो गया है यार, या तो इस साल ज़्यादा प्यार देते हो तुम लोग, ठीक है, पता नहीं, आई डोंट नो, ठीक है, आई डोंट नो व्हाट हैज़ चेंज्ड, और मे बी 2 साल 3 साल में बहुत कुछ चेंज हो गया है, सो दैट इज़ वाई इट हैज़ बिकम ऑल, पता नहीं, ठीक है। हम समझ गए हैं कि यार उनको ज़्यादा भाव दोगे तो ज़्यादा भाव लेंगे, तो मेरी भी पहले बहुत गुस्सा करती थी मैं, लेकिन अब धीरे धीरे करके ना मैंने सोचा है कि नहीं यार थोड़ा सा अब ठीक है, होता है, मेरे को भी बेटा बहुत गुस्सा आता है कभी कभी, मैं देखती हूँ ना, मैं सोचती हूँ कितने वेले हैं, क्या टाइम है यार, यही सब करते हैं, ये मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रही हूँ, इतना एफर्ट्स लगाती हूँ कि बच्चों को समझ में आए, यार बच्चों के लिए यार इतना कर रहे हैं, बच्चों के लिए सोचते हैं, और फिर आके फिर मेरे को लगता है ये बच्चे थोड़ी हैं, ये रियल में पढ़ने वाले बच्चे, इनका सिलेक्शन होगा, नहीं ना, पढ़ने वाला बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने वाला बच्चा सिलेक्शन लेता है, पढ़ने वाला बच्चे के जिस दिन सिलेक्ट होकर मिलता है ना, तो पता चलता है कि यार पढ़ने वाले बच्चे पीछे स्क्रीन के बैठ के पढ़ ही रहे होते हैं, ठीक है। फिर हम अपने आप को समझाते हैं कि नहीं, वी नीड टू इग्नोर समटाइम्स वी नीड टू, हाँ इग्नोर। हाँ कॉकरोच वाला, हाँ कॉकरोच वाला तुम्हारा था ना, याद है ना, अर्जुना के जो मेरे बच्चे पढ़े हुए उनको याद, कॉकरोच वाला एक लेक्चर था, मुझे याद है जिसमें मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रही थी, मेरी एक्स्ट्रा क्लास थी और मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लिया था, मुझे याद आ गया, ठीक है, बट इट्स ओके, अभी भी मैं गुस्सा कर सकती हूँ बच्चों, ऐसा नहीं है, स्पैमर्स पे नहीं करूंगी, पर तुम पे तो कर सकती हूँ ना, अगर तुम अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो, ठीक है। हाँ चलो एवरीबॉडी डन। देखो वर्किंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है, ठीक है, वर्किंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है, मैं आपको, ये आपने कर लिया है, आज पूरा कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा,
क्योंकि बेटा 15 मिनट में मैं पूरा समझा नहीं पाऊंगी, बट एटलीस्ट मैं तुम्हें आधा पढ़ा के और आधा तुम्हें करने के लिए दे सकती हूँ कि तुम थोड़ा सा खुद से ट्राई करो, ठीक है? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। सैटरडे को थी क्लास, हाँ। ओल्ड मेमोरीज, ओल्ड इज गोल्ड। समय समय यही तो है समय की बात। समय इतनी जल्दी बीत जाता है, ऐसा लग रहा था ये तो अभी छुटकू से अर्जुनास थे, पिदक्के से अभी एकदम आए थे 10वीं से। हमने 10th में कुछ नहीं पढ़ा है, हमारा 10th में सब डिलीट हो गया था, हम कोविड वाले बच्चे हैं। और देखो ये बिल्कुल एकदम 11 से 12th आ गए, और 12th से आगे जाने की आशा रखते हैं ऑब्वियसली। Working of restriction enzymes, and we are going to beta talk about the working of EcoR1, ठीक है? EcoR1, yes everybody, बिल्कुल एग्जैक्ट एनसीईआरटी वाला डायग्राम हम पढ़ाने वाले हैं आपको, तो आप उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। आपके पास लैंडस्केप में स्पेस है, आपके पास पोर्ट्रेट में स्पेस है, आपको कॉपी घुमाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जैसा बेटा एनसीईआरटी में एक डायग्राम यहां बनाया हुआ है, एनसीईआरटी में एक डायग्राम यहां बनाया हुआ है, बिल्कुल बेटा हम वैसे ही बनाएंगे, ठीक है? ठीक है, हम एग्जैक्टली ऐसे ही डायग्राम बनाएंगे। चलिए हाँ, बनाते हैं बेटा EcoR1। अब आपको देखो, एक होगा हमारा वेक्टर डीएनए, एक होगा हमारा फॉरेन डीएनए, और दोनों में मैं EcoR1 से रिकॉग्नाइज करा रही हूं, तो दोनों में एक ही टाइप का रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा। बस आपको यही याद रखना है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम कहां है और कहां कैसे लिखा हुआ है, ठीक है? मैम न्यू पेज हाफ पेज में हो जाना चाहिए, अगर प्रॉपर हाफ पेज का स्पेस है तो हाफ पेज में हो जाना चाहिए। और बेटा हाफ पेज को बर्बाद मत करो, अगर यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता तो उसका कंटिन्यूएशन नेक्स्ट पेज में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यस, चलो चलो, तो एक सबसे पहले बनाते हैं, बहुत सुंदर सा डायग्राम है बेटा, बढ़िया से बनाना, ठीक है? 5 प्राइम, GAATTC, GAATTC। देखो सारा ही बेटा एंटी पैरेलल तो है ही, है ना? ठीक है, मैं सिर्फ ये सीक्वेंस दिखा रही हूं, इसके आगे भी स्ट्रैंड हो सकती है, इसके आगे भी स्ट्रैंड हो सकती है, मैं इसलिए नहीं दिखा रही हूं, ऑफ कोर्स होगी ना बेटा, मैं स्ट्रैंड का वो सिर्फ वो हिस्सा दिखा रही हूं जहां पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, मैं स्ट्रैंड का सिर्फ वो हिस्सा दिखा रही हूं बच्चों जहां पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, मैं पूरी स्ट्रैंड नहीं दिखा रही हूं, मैं पूरी स्ट्रैंड नहीं दिखा रही हूं, सिर्फ जिसके हमें जरूरत है मैं वही दिखा रही हूं, ठीक है? चलो, ये आपका कोई भी मान लो, वेक्टर फॉरेन कोई भी मान लो, फाइव प्राइम 3 प्राइम, फाइव प्राइम 3 प्राइम, GAATTC, GAATTC। समझो ये हमारा फॉरेन डीएनए है या जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारा क्या है, ये हमारा वेक्टर डीएनए फॉर एग्जांपल। बेटा अगर EcoR1 से कट करा रही हूं तो कहां कट लगाएगा? EcoR1 से कट करा रही हूं तो दोनों स्ट्रैंड पे कट लगाएगा, बिटवीन द सेम बेसिस कट लगाएगा। क्या कट लगा के बेटा इसका प्रोडक्ट बना सकते हो? क्या कट लगा के बेटा इसका वो बना सकते हो? कट लगाने के बाद इनकी शक्लें कैसी दिखेगी, क्या बना सकते हो? यस एवरीबॉडी, ट्राई करो बेटा, बहुत आसान है, बना तो एटलीस्ट आप सकते ही हो। अभी काफी टाइम है बेटा क्लास में, अभी काफी टाइम है, बनाओ इसको, खुद से बेटा ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। और बेटा प्लीज प्लीज एनसीईआरटी वाले बुक से छापना मत, प्लीज छापो मत, ठीक है बेटा? ये एक्सोन्यूक्लियस नहीं है, पिटाई लगाऊंगी अभी मैं। अभी मैंने क्या बोला था, यहां स्ट्रैंड है, यहां स्ट्रैंड है, पर मैं क्यों नहीं बना रही हूं? मैं सिर्फ स्टिकी एंड दिखाना चाहती हूं ना, इसलिए वो बहुत घिचपिच हो जाएगा डायग्राम, ठीक है?
इसको बनाओ, मैं एक कट करके आपको दिखा दे रही हूं, दूसरा वाला बनाओ कट करके। देखो यस, इस वाले में बेटा देखो, इस वाले में ये सेकंड हाफ, ये वाला हाफ मत बनाना, ये वाला हाफ मत बनाना, ठीक है, ये वाला हाफ मत बनाना, सिर्फ ये वाला हाफ बनाना। और इस ऊपर वाले डायग्राम में क्या बनाओगे, सिर्फ ये वाला हाफ बनाओगे, ठीक है। ये वाला हाफ यहां पे मत दिखाओ, इस हाफ को मैंने उठा के अलग कर दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यस मैं बना देती हूँ, वरना बेटा तुम ना अपने सुंदर से डायग्राम को अभी गंद मचा दोगे। यहां पे तुम्हें दिखाना है ये वाला एंड, बेटा क्या तुम्हें ओवरहैंगिंग एंड्स दिख रहे हैं, क्या तुम्हें ओवरहैंगिंग एंड्स दिख रहे हैं। यहां पे भी टी टी ए लटका हुआ है, यहां पे भी टी टी ए लटका हुआ है। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, लटका हुआ दिख रहा है। यस एवरीबॉडी, स्नेहा बेटा अब बनेगा, अब देखो। यस एवरीबॉडी, अगर आपने इसका आधा एंड कट करके बना भी दिया ना तो भी क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या लोड है। आपको बस ये दिखाना है कि आप जोड़ते कैसे हो। आपने अलग अलग कट करके दिखाया, वो गलत थोड़ी बनाया है, कुछ गलत नहीं है बच्चों। आप इसके अलग हाफ को कट अलग करके, ये यहां पे अगर तुम ए टी टी सी और यहाँ पे जी दिखा दोगे तो कोई मौत थोड़ी आ रही है। किसने बोला ये गलत है, किसी ने बोला ये गलत है, इसको बना के रख दो, कोई दिक्कत नहीं है यार, बना दो, बस बना प्लस कर देना, अलग है। अब बस इन दोनों को जोड़ दो, अब बस इन दोनों को जोड़ के बना के दिखाओ। दिख रहा है एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दिख रहा है एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यस एवरीबॉडी, बस रिकॉम्बिनेंट बन गया। और देखो ये इतना सुंदर रिकॉम्बिनेंट दिख भी रहा है, व्हाइट और येलो, व्हाइट और येलो का एक सुंदर सा कॉम्बिनेशन तुम्हें दिखेगा। जी सी टी टी ए ए टी टी जी, यार अब इस स्ट्रैंड को बनाऊं कैसे। हाँ अब ठीक है, देखना देखना बच्चों। यस बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। एनसीईआरटी का डायग्राम मेरे को लग रहा था होगा नहीं, यही तो है यार, बन गया ना रिकॉम्बिनेंट। दिस इज ओनली रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दिस इज द रिकॉम्बिनेंट दैट यू क्रिएटेड। बहुत ही सरल है बेटा, इसीलिए ना हम यही वाला एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, दैट इज वाई। ठीक है, यस देखो देखो देखो, यस एवरीबॉडी, डन 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 एवरीबॉडी। आसान है, सबने बना लिया क्या बच्चों, क्या सबने बना लिया। तो एनसीईआरटी से ही आप खुद रीड करके आएंगे बेटा, एनसीईआरटी वाला डायग्राम कुछ अलग नहीं है, वो सेम चीज है, वो होमवर्क में दे रही हूं, कोई अलग चीज नहीं है बेटा। ठीक है, ये तो आज हो नहीं पाया, कोई नहीं। डन 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 डन, पक्की बात, सबने बना लिया। और जोड़ा किससे बेटा, लाइगेज, जोड़ा किससे, लाइगेज, डीएनए लाइगेजेस, ये भी लिख लो।
दिस होमवर्क बिल्कुल वही चीज है जो पढ़ाई है, बिल्कुल वही चीज है, ठीक है। तो आप लोगों ने बेटा, आप लोगों को लेक्चर आई होप समझ में आया होगा। यू मस्ट हैव एंजॉयड द लेक्चर। थोड़ा टाइम से थोड़ा पूर्व ही खत्म हो गया है, ठीक है। एंड आई एम श्योर कि मजा आया होगा लेक्चर में जितना मुझे मजा आया है। बस बेटा एक चीज ध्यान रखना, जो सुबह ज्ञान की बातें करी है, टॉफी जैसा दिख रहा है, हाँ, वो बेटा सुबह जो अभी आपको सुबह मतलब अभी जो इससे पहले जो गान की बातें करी है, प्लीज बेटा उसको जरूर ध्यान में रखना बेटा। वो मोटिवेशन अपने अंदर से खत्म मत होने दिया करो। अगर कभी डिमोटिवेशन आती है तो एक बारी याद कर लो, मैम ने ऐसा बोला था, या जिनसे भी आप रिलेट करते हो, सर ने ऐसा बोला था, ठीक है, नहीं मुझे करना ही है, मैं को टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, ठीक है। इसी बात में मैं आपको जरूर गाना सुनाऊंगी, लेकिन बेटा आपको अपने आप से वादा करना पड़ेगा कि हमें इस बैच से रिजल्ट लेके आना है। हम भी उन्हीं बच्चों में से हैं जो इस साल रिजल्ट लेके आए हैं, इन्हीं बैचेस से रिजल्ट लेके आए हैं, और मेरे को वहीं पे रहना है, अपने सारे टीचर्स से मिलना है, और सिर्फ उनसे मिलने के लिए नहीं बेटा, मुझे कुछ करना है यार, जीवन में अच्छा करना है, मुझे अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए कुछ करना है, ठीक है। यस एवरीबॉडी, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यही तो मुश्किल की बात है ना बेटा, कि गाना क्या सुनाएं आपको। तो हाँ, मैं एक गाना वो सुना देती हूँ जो मैंने काफी पहले एक गाना कभी सुनाया था। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, ठीक है। और तुम मेडिकल कॉलेज के लिए ये गाना गा रहे हो, ठीक है, नॉट इन एनी अदर कॉन्टेक्स्ट, अभी तुम्हारे लिए कोई और कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तुम मेडिकल कॉलेज के लिए गाना गा रहे हो। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है, ठीक है। तो बेटा बिल्कुल जोश खत्म नहीं होने देना है, बिल्कुल प्यार से लगन से पढ़ाई करनी है। वी ऑल आर देयर फॉर यू, हम हमेशा आपके साथ हैं, आपके लिए खड़े हैं, आप लोगों के लिए एफर्ट्स करने के लिए तैयार हैं। बस आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिए और इस बैच से हमें सिलेक्शन दीजिए। आई लव यू ऑल, सी यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय।